नमस्कार, प्रणाम। मैं अंशु कुमार आप सभी का स्वागत करती हूं हमारे आज के किसान चौपाल में, जो कि हम मुजफ्फरनगर में लगा रहे हैं, जिसका मेन मकसद है गन्ना प्रबंधन और ट्रैक्टर टायर रख रखाव पर हम चर्चा करेंगे। और ये कार्यक्रम जो है वो हम उत्तर प्रदेश कृषि विभाग के सहयोग से सरदार वल्लभ भाई पटेल यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी, मोदीपुर, मेरठ, उत्तर प्रदेश के सहयोग से धानुका एग्रीटेक लिमिटेड, सीएट लिमिटेड और केवीके मुजफ्फरनगर 02 के सहयोग से कर रहे हैं। तो अगले कुछ घंटे में हम आपको जो जानकारी देने वाले हैं वो गन्ना प्रबंधन से रिलेटेड है। फर्टिलाइजर मैनेजमेंट, इंसेक्ट्स पेस्ट मैनेजमेंट और ट्रैक्टर टायर मेंटेनेंस पे हम लोग जो है वो डिस्कशन करेंगे। इस कार्यक्रम में जो है वो सवाल जवाब का सिलसिला भी होगा। जो भी आपके पास समस्या है, अभी आपके पास नोटपैड और पेन आपको मिल जाएगा। जो भी समस्या है आप नोट डाउन कर लीजिए और कार्यक्रम के अंत में जो है वो सवाल पूछ सकते हैं और आपकी हर समस्याओं का समाधान करने की हम पूरी कोशिश करेंगे। साथ में जितने भी हमारे स्पीकर्स होंगे आपको गौर से सुनना है, क्योंकि हर स्पीकर के बोलने के बाद आपसे एक सवाल फिर से पूछा जाएगा और जो भी सही जवाब देंगे उनको कुछ इनाम दिया जाएगा। तो मैं कार्यक्रम की शुरुआत करती हूं और सबसे पहले मैं हमारे एक्सपर्ट लोगों का स्वागत करना चाहूँगी। हमारे साथ है डॉक्टर सुरेंद्र सिंह जी, सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट, केवीके मुजफ्फरनगर 2। सर, आपका स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। सर, स्टेज पे आ जाइए प्लीज़। क्योंकि बहुत मुश्किल से हम लोग आज यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं। सुबह भी मुश्किल चल रहा था कि कैसे लोग आएंगे, कैसे हम लोग ये कार्यक्रम करेंगे, लेकिन आप लोग आए। हमारे साथ डॉक्टर मोहम्मद हसनैन जी है, सब्जेक्ट मैटर स्पेशलिस्ट एग्रोनॉमिस्ट हैं, केवीके मुजफ्फरनगर से। सर, आपका भी स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। हमारे साथ है आर.के. धुरिया सर, सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट, धानुका एग्रीटेक लिमिटेड से। सर, आपका भी स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। हमारे साथ है फरहान सिद्दीकी सर, मैनेजर मार्केटिंग बीटीएल, सीएट स्पेशलिटी, सीएट लिमिटेड से। सर, आपका भी स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। हमारे साथ है अनिरुद्ध त्यागी सर, रीजनल मैनेजर, सीएट स्पेशलिटी, सीएट लिमिटेड से। सर, आपका भी स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। तो नेक्स्ट हमारे साथ रेशम सिंह जी हैं, मार्केटिंग मैनेजर, पैन इंडिया निसान केमिकल कॉर्पोरेशन से। सर, आपका भी स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। हमारे साथ है दीपेंद्र सिंह जी, एरिया सेल्स मैनेजर, धानुका एग्रीटेक से। सर, आपका भी स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। तो हम शुरुआत करेंगे मिट्टी के बारे में, मिट्टी स्वास्थ्य के क्या फ़ायदे हैं इसके बारे में जानकारी लेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी, एक अपील करना चाहूँगी कि अगर अभी तक आपने ग्रीन टीवी का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कर दे सकते हैं, बेल आइकन भी प्रेस कर सकते हैं और ग्रीन टीवी का फेसबुक पेज भी लाइक व फॉलो करके इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर 13 लाख से ज़्यादा किसान जुड़े हुए हैं। आप लोगों में से भी कुछ किसान जो है वो देखते होंगे, ग्रीन टीवी देखते होंगे। तो मैं सबसे पहले स्वागत करना चाहूँगी डॉक्टर मोहम्मद हसनैन सर का, जो सब्जेक्ट मैटर स्पेशलिस्ट है, एग्रोनॉमिस्ट है, केवीके मुजफ्फरनगर 2 से। सर, आप हमारे दर्शकों को बताएं जो यहाँ बैठे हैं और जो हमारे प्लेटफॉर्म के जरिए देखेंगे कि सॉइल हेल्थ, सॉइल स्वास्थ्य की क्या महत्वता है और साथ में शुगर के, गन्ना के लिए सॉइल ट्रीटमेंट कितना ज़्यादा ज़रूरी है। मैं डॉक्टर मोहम्मद हसनैन, जो कि कृषि विज्ञान केंद्र चितौड़ा में लास्ट 6 मंथ से तैनात हूँ और मैं सस्य विज्ञान का यहाँ पर वैज्ञानिक हूँ। जो भी फसलें आपकी होती हैं और मृदा में जो भी फसलें आप लगाते हैं उसके स्वास्थ्य को कैसे हम अच्छा कर सकते हैं उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। मृदा स्वास्थ्य की बात करें तो इसमें 3 चीज़ें इम्पोर्टेंट होती हैं। पहला आपका रासायनिक जो स्वास्थ्य होता है मृदा का, इसमें हम बताते हैं पोषक तत्वों के बारे में। दूसरा आता है फिजिकल, जो भौतिक रसायन आपकी क्रियाएं होती हैं मिट्टी में, जैसे आपकी मृदा संरचना है और आपका पानी की होल्डिंग कैपेसिटी है, मृदा का कंपक्शन है, उसके बारे में हम बात करेंगे। तीसरी चीज़ आती है सूक्ष्म जीव। सूक्ष्म जीव को हम बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देते, तो उसकी वजह से, क्योंकि जो भी आपका स्वास्थ्य मिट्टी का होता है वो डिपेंड करता है सूक्ष्म जीवों पर। जैसे बैक्टीरिया है, फंजाई है, एक्टिनोमाइसिटीज़ है, मेन काम मिट्टी में इन्हीं का होता है। मगर ज़्यादातर खाद प्रयोग करने की वजह से इन सूक्ष्म जीवों की मात्रा बहुत कम हो गई है, जिससे हमारे मृदा स्वास्थ्य बहुत ज़्यादा खराब हो गया है। ये 3 चीज़ें टिकी होती हैं मृदा स्वास्थ्य। आपका रासायनिक, फिजिकल एवं बायोलॉजिकल, जो तीनों चीज़ें मिला के आएंगी वो आपका मृदा स्वास्थ्य कहलाता है। उसमें क्या क्या समस्या आई हैं, पहला आप बात करेंगे जो भी हमारी रासायनिक समस्या आई हैं मृदा में। जैसे आपने बहुत ज़्यादा खादों का प्रयोग करने की वजह से 1950 में हमारी मिट्टी में, जो भारत की मिट्टी थी, कोई भी पोषक तत्वों की कमी नहीं थी। आज लगभग जितने आपके 17 पोषक तत्व पौधे को चाहिए मृदा में एसेंशियल हैं, सभी पोषक तत्वों की कमी हो गई है, जिसकी वजह से आपके पौधे में कमी आ रही है। उसके साथ साथ जो आप खा रहे हैं, अन्न है, जो भी आपकी सब्जियां हैं, खाने वाली चीज़ें हैं, उसमें भी कमी होने की वजह से हमारे स्वास्थ्य में भी समस्या उत्पन्न हो रही है।
तो इन चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है कि जो भी बैलेंस न्यूट्रिएंट है वो हमको फसल को देना है। 17 पोषक तत्व चाहिए, जिसमें से आपका नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, पोटास है, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर और आपके लगभग 8 पोषक तत्व जो सूक्ष्म मात्रा में पौधे को चाहिए उसकी भी कमी हो गई है। इसी के साथ साथ जैविक कार्बन 1950 में लगभग 0.9%, आपका 9% ऑर्गेनिक कार्बन था जैविक कार्बन। और जैविक कार्बन मृदा के स्वास्थ्य को बनाए रखता है, क्योंकि जो भी आपके सूक्ष्म जीव मृदा में हैं उसके लिए जो खाना चाहिए वो है कार्बन, मगर कार्बन की कमी होने की वजह से उसको भोजन पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल पाता सूक्ष्म जीवों को, जिसकी वजह से उसकी भी कमी आने की वजह से आपकी बहुत ज़्यादा समस्या उत्पन्न हुई है मिट्टी में। फिर आता है आपका पीएच मान। ज़्यादातर खादें प्रयोग करने से, सिंचाई प्रयोग करने से आपका क्या होगा, पीएच मान घटेगा या तो बढ़ेगा। पीएच मान घटने बढ़ने की वजह से, क्योंकि एक जो पीएच मान होता है स्थिर होता है 6 से 7, उसके बीच में यदि उतार चढ़ाव होगा आपके पीएच मान में, तो जो भी पोषक तत्व हैं उसकी तो कमी होगी या तो अधिकता होगी। जैसे हम बात करते हैं जिंक की, यदि आपका पीएच मान 7 से अधिक होता है, जितने भी सूक्ष्म पोषक तत्व हैं, जिंक है, आयरन है, कॉपर है, मैग्नीज है, बोरान है, मॉलिब्डेनम है, इनकी कमी हो जाती है जब पीएच मान आपका 7 से अधिक होगा। वो इसलिए होता है जब भी आपका पीएच मान अधिक होगा वहाँ पर कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट, हाइड्रोक्सिल आयन की ज़्यादा होने की वजह से वो कम्प्लेक्स बनाएगा और उसकी अवेलेबिलिटी पौधे को कम हो जाती है। सेम कंडीशन जब होती है जब पीएच मान आपका कम हो जाएगा 7 से कम, तो वहाँ पर भी आपके जो कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, पोटास है, फास्फोरस है, उसकी भी कमी देखने को मिलती है। तो आप कोशिश करे रखिए कि आपका मृदा का पीएच मान 6.5 से 7.5 के बीच में रहे। ये कैसे रहेगा, आपको बीच बीच में अपनी मिट्टी की जांच करानी रहेगी। वो जांच आपके कृषि विज्ञान केंद्र मुजफ्फरनगर फर्स्ट जो बघरा में है वहाँ पर आपकी सॉइल टेस्टिंग लैब है, और जो जिले स्तर पर भी लैब हैं वहाँ पर भी आप टेस्टिंग करा सकते हैं। यहाँ पर नहीं हो पाती तो हमारा जो कृषि विश्वविद्यालय है मेरठ, वहाँ से भी करा सकते हैं। तो मिट्टी की जांच आपको हर साल में करानी ज़रूर है। मिट्टी की जांच करानी कब है ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आपको ये नहीं कभी भी मिट्टी ली और जांच कराने पहुँच गए। हमेशा रबी सीजन की बुवाई करने से पहले ही हमको जांच करानी चाहिए। उसका कारण ये है, अभी बहुत ज़्यादा धूप है, टेम्परेचर ज़्यादा है, अभी आप कराएंगे तो हो सकता है कि रीडिंग सही ना आए। बरसात में इसलिए नहीं कराते, बारिश ज़्यादा होगी तो जो भी हानिकारक तत्व होंगे वो पानी में चले जाते हैं नीचे, तो रीडिंग सही से नहीं आती पीएच मान की। इसलिए हमेशा सर्दी में बुवाई से पहले जो रबी की सीज़न होगी उससे पहले ही हमको जांच करानी है मिट्टी की। जांच कराने के लिए आपको जो सहायता लेना हो यहाँ केवीके से ले सकते हैं, या तो जो आपके आस पड़ोस कोई केंद्र है जहाँ पर सॉइल टेस्टिंग फैसिलिटी अवेलेबल है उनसे कंसर्न करिए और मिट्टी का सैंपल लेके उन तक पहुँचाइए, आपकी जांच हो सके। उसके बाद आता है कि जो आपकी मृदा कंपैक्शन, हम फिजिकल की बात करते हैं, और बहुत ज़्यादा मशीनरी प्रयोग करने से क्या होता है, आपके जो मृदा के कण हैं पास पास आने की वजह से उसमें रंध्रावकाश कम हो जाता है, जिससे पानी भरने की समस्या, ऑक्सीजन का लेवल मिट्टी में कम हो जाएगा, आपकी जड़ की जो आप फसल बोएंगे उसकी जड़ का विकास कम होगा, जिससे पौधे की वृद्धि कम होती है, आपकी पैदावार में गिरावट आएगी। इन सबको देखते हुए कि आप मिट्टी का स्वास्थ्य कम हो गया है, इसको बढ़ा कैसे कर सकते हैं या इसका प्रबंधन कैसे करेंगे, इसके आपके क्या क्या उपाय हो सकते हैं। पहला उपाय ये है कि आप बहुत ज़्यादा जुताई नहीं करनी है। जितना ही जुताई ज़रूरत पड़ेगी उतना ही जुताई आपको करना है, और कोशिश करिए कि कम से कम जुताई हो, जिसको हम शून्य जुताई बोलते हैं। उसके लिए मशीनरें भी आती हैं, जैसे आपका हैप्पी सीडर है, टर्बो सीडर है, उसको आप जुताई करने की ज़रूरत नहीं है। डायरेक्ट आपके धान के खेत में या आप गन्ने के खेत में बुवाई कर सकते हैं गेहूं की। ऐसे ही आपका जीरो टिलेज आता है, कोई भी आपकी फसल हो, जीरो सिल ड्रिल आती हैं, उनसे बुवाई कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा, जो मृदा में कंपैक्शन है, ठोसनेस है, वो कम होगा, तो जल भराव की समस्या कम होगी, ऑक्सीजन का लेवल अच्छा होगा मिट्टी में, तो स्वास्थ्य बना रहेगा। आपको ये आपको ध्यान रखना है कि कम से कम जुताई करनी है। दूसरा आपको करना है कि जब भी आप फसल बोएं उससे पहले कोई हरी खाद बो सकते हैं। जैसे आपने गन्ना लगाना है, यदि आप अलग से हरी खाद नहीं बो सकते तो गन्ने में कोई हरी खाद लगा सकते हैं। जैसे अभी गन्ने का सीजन चल रहा है
तो बीच बीच में आप जानते हैं 4 से 5 फीट पर गन्ना बोया जाता है, लगभग 100 से 150 सेंटीमीटर की जगह छोड़ते हैं बीच में। वो आपका बेस्ट ही जाता है, उसमें कोई काम नहीं करते। तो उसके बीच में कोई हरी खाद लगा दें, जैसे लोबिया है, मूंग है, उड़द है, ढैंचा है, सनई है, ये लगा देंगे तो ये हरी खाद का ही काम करेगा। इससे ये फ़ायदा होगा, लगभग 10 से 15 टन जैविक कार्बन या जैविक पदार्थ आपकी मिट्टी में ऐड होगा, जिससे मिट्टी का स्वास्थ्य बढ़ेगा। और इसके क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं हरी खाद के गन्ने के साथ लगाने से? हरी खाद की जड़ों में एक प्रसिद्ध बैक्टीरिया पाया जाता है, जिसको हम राइजोबियम के नाम से जानते हैं। वो राइजोबियम क्या करता है, वायुमंडल की नाइट्रोजन को एकत्रित करके आपकी फसल को उपलब्ध कराता है। तो आप इतना करेंगे तो आपकी लगभग 20 से 30 किलो नाइट्रोजन की मात्रा हरी खाद की जड़ों से ही पौधे को उपलब्ध हो जाएगी। इससे हम गन्ने की बात करते हैं तो लगभग 150 किलो नाइट्रोजन हम अप्लाई करते हैं उसमें। तो आपका 20 किलो 30 किलो नाइट्रोजन हरी खाद से मिल जाता है खाली उसकी जड़ों से, तो लगभग 1-2 बोरी आपका कम हो जाएगा। वो प्रेशर जो आप बाज़ार से खरीद के लाते हैं खाद का, आपकी लागत कम होगी और जो पर्यावरण पर प्रभाव पड़ रहा है वो भी कम होगा। तो आपको हरी खाद ज़रूर लगाना है। और जो भी हरी खाद लगाएंगे उसका जो अवशेष होगा वो सड़ के आपका जैविक कार्बन है, आपके पीएच मान को मेंटेन करेगा, जो भी पोषक तत्व हैं उसमें पौधे को उपलब्ध कराएगा। ये करना है। दूसरा काम करना है कि आपको ज़्यादातर जैविक उर्वरकों का प्रयोग करना चाहिए, जैसे एजोटोबैक्टर है, पीएसबी है, केएसबी है। एजेटोबैक्टर आप क्या करेंगे, 5 किलो एजेटोबैक्टर 40 या 50 किलो गोबर की खाद में मिला लीजिए। 1 हफ्ते के बाद में उसको खेत में बिखेर दीजिए। उसका भी यही काम है। एजेटोबैक्टर आपके वायुमंडल से नाइट्रोजन को एकत्रित करेगा, वो भी लगभग 20 से 30 किलो नाइट्रोजन की मात्रा फिक्स कर देगा आपकी मिट्टी में और पौधे को सप्लाई करेगा। तो मोटा मोटा क्या हुआ कि 50 से 60 किलो नाइट्रोजन हरी खाद एवं जैव उर्वरकों के द्वारा आप दे सकते हैं। जो मात्रा बची है वो आप फर्टिलाइजर यूरिया से देंगे। तो जो लोड आ रहा था बहुत ज़्यादा, आप कम से कम 25 से 30% मात्रा जो है यूरिया की उसको कटल डाउन कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। तो आपकी मिट्टी का स्वास्थ्य में थोड़ा बदलाव होगा, अच्छी होगी और लागत में भी कमी आएगी। तीसरा उपाय आप क्या कर सकते हैं मृदा के स्वास्थ्य को बनाने के लिए, आपका जो फसल अवशेष है आप जलाते हैं, उसकी जगह पर आप मिट्टी में ही उसको मिला दें तो उसके बहुत ज़्यादा फायदे हैं, क्योंकि फसल अवशेष में सबसे ज़्यादा पोषक तत्व पाए जाते हैं। लगभग 180 किलो नाइट्रोजन गन्ना मिट्टी से लेता है पर हेक्टेयर, और इतना आप देते नहीं तो कहाँ से जाएगा, वो बार बार मिट्टी से ही जाता है। यदि आप अगौला है या जो भी उसका पुआल बचता है, गन्ने का अवशेष है, मिट्टी में ही मिला दें तो जो भी मिट्टी से निकला है वहीं पर ऐड होने से मृदा के स्वास्थ्य में बढ़ोतरी होगी, अच्छा होगा। जैसे आप 1 टन फसल अवशेष मिलाएंगे तो कम से कम 4 से 5 किलो नाइट्रोजन, 15 से 20 किलोग्राम पोटास और 2 से 3 किलोग्राम फास्फोरस और 1.5 से 2 किलोग्राम सल्फर आपकी मिट्टी में ऐड हो जाएगी 1 टन फसल अवशेष मिलाने से। तो आप फसल अवशेष नहीं जलाएंगे, कोशिश करिए कि गन्ने का जो भी फसल अवशेष है मिला दीजिए। आपने 10 टन फसल अवशेष 1 हेक्टेयर में मिला दिया तो आप समझ लीजिए कि कम से कम आपने 50 किलोग्राम नाइट्रोजन, 200 किलोग्राम पोटास पर हेक्टेयर और 40 से 50 किलोग्राम फास्फोरस मिट्टी में मिला दिया। तो बहुत कम आपको डिपेंड करेगा कि मार्केट से लाने की ज़रूरत पड़ेगी खादों की। तो आप ये कर सकते हैं कि आप जो भी फसल अवशेष है उसको भी मिट्टी में मिलाइए। ऐसा करने से आपके मिट्टी में सुधार होगा और स्वास्थ्य भी अच्छा होगा। ये बात रही कि मृदा का स्वास्थ्य कैसे बढ़ा सकते हैं और किस कारणों से घट रहा है। दूसरी बात आती है कि गन्ने में उपचार कैसे करेंगे, बीज उपचार। क्योंकि आप क्या करते हैं, गन्ने में जब भी आपका जून जुलाई स्टार्ट होता है, बीमारियां हैं, कीड़े हैं, आना स्टार्ट हो जाती हैं। आप उसके अगौले पर स्प्रे कर रहे हैं, पौधे पर स्प्रे कर रहे हैं, वो नहीं जाएगा। क्योंकि मेन समस्या है मिट्टी में। आपका कोई भी बीमारी हो उसका जड़ स्टार्ट होती है मिट्टी से। जितने भी कीड़े मकोड़े हैं, उसके अंडे हैं, प्यूपा है, कीड़ा है, वो सब उसका निवास स्थान मिट्टी ही होता है। आप मिट्टी का प्रबंधन अच्छे से कर ले गए तो ये समस्या जो बाद में आती है गन्ना बोने के बाद में, वो बहुत कम हो जाएगी। बहुत हद तक आपकी समस्या बाद में कम आएगी। आपको कोराजन जैसे, फटेरा जैसे जो आप बाज़ार में डिपेंड करते हैं, मार्केट में लागत लगाते हैं, उसके बावजूद भी वो सब
कंट्रोल नहीं होते हैं, इसका निजात आप पा सकते हैं कि मिट्टी का या बीज का उपचार अच्छे और समय से कर दिया जाए तो ये समस्या नहीं आएगी। पहला आपको उपचार करना है बीज का। बीज के उपचार करने के लिए एक दवा आती है बेवेस्टीन, तो आप इसको नोट भी करते रहिएगा। बेवेस्टीन नामक दवा बाज़ार में उपलब्ध है। इसकी 2 ग्राम मात्रा 1 लीटर पानी में मिला लीजिए और जो भी गन्ने के टुकड़े हैं उसको 10 से 15 मिनट उसमें डुबाने के बाद में आप बोएंगे तो जो भी आपकी बीमारियां हैं, पक्का बोइंग है, रेड रॉट है, ग्रासी सूट है, इन समस्याओं से बहुत हद तक आप निजात पा सकते हैं। आपको बाज़ार में कम डिपेंड होना पड़ेगा, मार्केट से दवाइयाँ कम लाना पड़ेंगी, आपकी लागत कम होगी और पैदावार में भी बढ़ोतरी होगी। दूसरा है कि आप जैविक खादों के द्वारा या जैविक रसायन द्वारा कैसे ट्रीटमेंट कर सकते हैं, तो उसके लिए एक दवा आती है ट्राइकोडर्मा। इसकी 2% मात्रा लगभग 20 ग्राम ट्राइकोडर्मा 1 लीटर पानी में मिलाने के बाद आप क्या करेंगे, गन्ने को सेट को उसमें डुबा के 15 से 20 मिनट में बोएंगे तो इससे भी कर सकते हैं कि जैविक कवकनाशी से भी आप ट्रीटमेंट कर सकते हैं। ये रहा आपका बीज का उपचार। मिट्टी का उपचार आपको कैसे करना है, पहला बीमारियों के लिए एक दवा आती है ट्राइकोडर्मा प्लस सीडोमोनास, ये दोनों फंगस हैं। इसको क्या करेंगे, 2-2 किलो की मात्रा 40 किलो गोबर में मिला लीजिए। मिलाने के बाद में इस खाद को आप 1 हफ्ते के लिए रख दो। रखने के बाद में जब भी आपको गन्ना बोना है इसको कूड़ में डाल देंगे तो जो भी बीमारियां आपकी गन्ने में आती हैं बाद में तो वो समस्या नहीं आएगी। दूसरी समस्या आती है कीड़ों की गन्ने में, उसके निजात के लिए आप क्या करेंगे, ब्यूवेरिया बेसियाना नामक जैविक कीटनाशी आप बाज़ार में उपलब्ध है, मील में भी मिल जाता है, इफ्को सेंटर में या आप ब्लॉक में जाएंगे। इसकी 4 से 5 किलोग्राम मात्रा 40 किलो गोबर में मिलाने के बाद में ढेर बना के रख दीजिए और लगभग 6 से 7 दिन में तैयार हो जाता है। इसको भी जैसे आप ट्राइकोडर्मा गन्ने में यूज़ कर रहे थे नाली में, जब भी आप गन्ना बोइए उसको डाल देंगे तो बहुत हद तक लगभग 50 से 75% जो कीड़ों की समस्या आती है आपकी बुवाई के समय या गन्ने को काटने लगते हैं नीचे से पोए को, तो वो समस्या से निजात पा सकते हैं और बहुत अच्छी आपकी गन्ने की पैदावार होगी। ये आपका हो गया कि गन्ने में क्या क्या आप कर सकते हैं ट्रीटमेंट उसके उपचार के लिए। उसके बाद आपकी कोई समस्या है तो आप मेरा नंबर नोट कर सकते हैं, आप कभी भी आप मुझे फ़ोन करके पूछ सकते हैं गन्ने में हम क्या कर सकते हैं अच्छी पैदावार के लिए। मेरा नंबर है 63 94 88 76 65 63 94 88 76 65। आपका कोई भी क्वेश्चन है आप बाद में पूछ सकते हैं, मुझसे अलग आने के बाद में उधर हमारे ऑफिस में आ सकते हैं और फ़ोन करके भी कभी भी कांटेक्ट कर सकते हैं। धन्यवाद आप सभी को। जो सर ने बताया उससे रिलेटेड एक सवाल पूछना है और आपको हाथ खड़ा करना है, हमारी टीम वहाँ पे आएगी और जो भी सही जवाब देंगे उनको कुछ इनाम दिया जाएगा। आप इसमें से आप बहुत सारे किसान भाई हैं, मैंने अभी बताया है कि हम गन्ने में बीज उपचार किस किस दवाओं से कर सकते हैं, उसका तरीका क्या है, कौन बताना चाहता है? सर अपना नाम, कहाँ से हैं आप? मैं अनुज काकरान। जी जी। मैं वाजीपुर कोवाली से हूँ, जानसठ ब्लॉक में पड़ता है। 2 ग्राम बावेस्टिन से कर सकते हैं ट्रीटमेंट, जी जी से कर सकते हैं, जी जी। बेनिफिशियरी से कर सकते हैं और पीसोडोमोनास से कर सकते हैं। ठीक है, प्रोसीजर किसको पता है पूरा सही से? 2 ग्राम बावेस्टिन लेके 1 लीटर पानी में मिलाएंगे और उसको जो है सेट को ट्रीटमेंट कर सकते हैं जी। और 2 से 3 किलोग्राम ट्राइकोडर्मा FIF में मिला के 20 से 30 किलो मिला के रखें और 7 दिन तक उसको रखें। उसको जो है आखिरी जुताई पे डालकर उसको जो है उपचार तो मिट्टी में मिला सकते हैं। तो जो बावेस्टिन ये अपना ट्राइकोडर्मा है, अपना मैट्रीजियम है, इसको भी हम गोबर की खाद में मिलाकर मिक्स करके रखते हैं 6-7 दिन तक और उसके बाद जो है उसको भूमि में उपचार करें। ओके, थैंक यू जी। आप लोगों की भी बारी आएगी, एक बार ही किसी एक को इनाम मिलेगा तो आप नेक्स्ट आप भी हो सकते हैं। तो इसके अलावा हमारे साथ जो है वो कुछ और एक्सपर्ट हैं, आप लोगों के ही बीच से हैं, तो मैं पहले उनका स्वागत करना चाहूँगी। संदीप कुमार जी है BTM मोरना से, सर आपका स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। नीरज कुमार जी हैं BTM पुलकाजी से, सर आपका भी स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। आनंद पाल जी हैं फार्मर्स प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन FPO से। तो हम अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और नेक्स्ट में
निवेदन करना चाहूंगी आर के धूरिया सर को, जो कि सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट है धानुका एग्रीटेक लिमिटेड से। सर, आप लोगों का एक कैंपेन चल रहा है, इंडिया का प्रणाम हर किसान के नाम, तो हम चाहते हैं कि वो कैंपेन के बारे में आप बताइए, और गन्ना किसानों के लिए धानुका की क्या क्या इनिशिएटिव है, क्या नया लेकर आए हैं आप गन्ना किसानों के लिए, इसके बारे में बताइए प्लीज़। नमस्कार जी। मैं सबसे पहले तो यहाँ पे आज की इस किसान चौपाल में यहाँ पे पधारे सभी किसान भाइयों का और कृषि विज्ञान केंद्र से आए वैज्ञानिकगण और दूसरे साथियों का स्वागत करता हूँ धानुका एग्रीटेक लिमिटेड की तरफ से। यहाँ पे पधारे सभी किसान भाइयों का, कृषि विज्ञान केंद्र से आए वैज्ञानिकगण और दूसरे साथियों का स्वागत करता हूँ धानुका एग्रीटेक लिमिटेड की तरफ से। 1965 में हमारे देश के प्रधानमंत्री थे शास्त्री जी। उन्होंने एक नारा दिया था, जय किसान जय जवान। उन्होंने इसलिए दिया था कि जवान हमारा बॉर्डर पे जब रहता है, पहरा देता है, गर्मी हो सर्दी हो, चाहे 50 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर हो राजस्थान में या पहाड़ों पे -40 डिग्री का हो, जब वो वहाँ पे तैनात है तो आप और हम चैन की नींद सोते हैं शहरों के अंदर। इसी तरह से हमारा किसान भी देश को एक सुरक्षा देता है और वो सुरक्षा है खाद्य सुरक्षा। आप सभी भी, यानी देश के सारे किसान भी खेतों में काम करते हैं, चाहे गर्मी हो सर्दी हो, चाहे बरसात का मौसम हो, हर मौसम में बिल्कुल खेत में लगे हैं, ताकि देश में जो 135-40 करोड़ की जनसंख्या है सबको खाना मिल सके। हम लोग धानुका में कहते हैं कि किसान को अन्नदाता ही कहना काफ़ी नहीं होगा। देश का किसान अपने देश की ग्रोथ में, तरक्की में भी बराबर का भागीदार है। ये आप लोगों ने सिद्ध किया जब कोविड चल रहा था। कोरोना के समय में 2 साल तक सब कुछ बंद था, ट्रेन भी बंद, हवाई जहाज भी बंद, फैक्ट्री भी बंद, हम लोग भी घरों में बैठे थे शहरों के अंदर, लेकिन एक चीज़ चल रही थी और वो चल रही थी, खेती चल रही थी। उसी कृषि की वजह से हमारा देश इस त्रासदी से निकल के बाहर आ पाया और वापस ग्रोथ की ट्रैक पे आ पाया। तो देश के किसानों के इसी जज्बे को, इसी मेहनत को धानुका एग्रीटेक लिमिटेड देश के सभी नागरिकों की तरफ से या इंडिया की तरफ से प्रणाम करता है। धानुका एग्रीटेक लिमिटेड की स्थापना 1980 में हुई थी। धानुका, आप ये समझ लीजिए कि आप कोई भी समस्या का नाम लें, उसका समाधान धानुका के पास है। यानी कोई भी फसल हो, कोई भी समस्या हो, सभी तरह की तकनीकी दवाइयों का निर्माण धानुका करती है। धानुका को इंडियन एमएनसी इसलिए कहा जाता है कि रिसर्च बेस्ड कंपनी है। हमारा खुद का अपना एक R&D है और हम लोग बाहर से कई कंपनियां, जापानी कंपनियों के साथ, अमेरिकन कंपनियों के साथ टाई अप करके नई नई तकनीक हम अपने देश में लेके आते हैं, ताकि हिंदुस्तान में भी देश के किसानों का फ़ायदा हो सके, वो भी अपना उत्पादन बढ़ा सके। सैम्प्रा, जिसका आप देख रहे थे टीवी स्क्रीन के ऊपर, वो उत्पाद भी हम निसान केमिकल इंडस्ट्री जापान से लेते हैं। धानुका की यही कोशिश है कि हम नई तकनीक ऐसी लाएं जिससे हिंदुस्तान में भी देश के किसानों का फ़ायदा हो सके। गन्ना, चूँकि गन्ने की बात है तो हमारे देश में लगभग 50 लाख हेक्टेयर में होता है। आप ये देख लीजिए कि ब्राज़ील के बाद हिंदुस्तान का दूसरा नंबर है। अगर आप अपने प्रदेशों की बात करें तो उत्तर प्रदेश क्षेत्रफल के पॉइंट ऑफ व्यू से नंबर 1 है। गन्ना उत्तर प्रदेश के लिए बहुत महत्वपूर्ण फसल है, कारण इसको एक प्राइस प्रोटेक्शन मिलता है, एक मूल्य जैसे दूसरी फसलों में होता है वैसे इसके साथ नहीं होता है। और एक अभी रिसेंट अनाउंसमेंट हुआ है एथनॉल का ब्लेंडिंग 20%, यानी आने वाले समय में 2025 तक जब पेट्रोल में 20% एथनॉल बनेगा तो वो भी गन्ने से ही बनता है। तो ये इंडस्ट्री सर्वाइव करेगी तो किसानों को भी फ़ायदा होगा। अगर क्षेत्रफल की बात करें तो जो मैं बता रहा था, उत्तर प्रदेश क्षेत्रफल में नंबर 1 है, लगभग 55 लाख एकड़ में गन्ना हमारे पास है। उसके बाद महाराष्ट्र और दूसरे स्टेटों का नंबर आता है। मेजर बुआई मार्च अप्रैल में होती है, बाकी अलग अलग देश में अलग अलग महीने में चलती है। और सब ट्रॉपिकल रीजन में हमारा क्षेत्र आता है। सब ट्रॉपिकल रीजन में जैसे पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, इसमें लगभग
55% एकरेज है, बाकी अदर एरिया में है। कई कई फेजेज हैं। हम कहते हैं कि प्लांटिंग से पहले फील्ड की प्रिपरेशन, फिर हम लोगों ने प्लांटिंग की, जर्मिनेशन हुआ, फिर उसकी ग्रोथ फेज है, टिलरिंग फेज आई, फिर हम कहते हैं ग्रोथ हुई, फिर मैच्योरिंग स्टेज आई। इस तरह से गन्ना पूरे 1 साल की फसल है। जैसा कि मैं बात कर रहा था कि धानुका के पास कंप्लीट रेंज है। हम लोग बुआई से लेके कटाई तक धानुका के पास सारी रेंज है। हम लोग बुआई करनी हो तो हम लोग वाइटावेक्स पावर की बात करते हैं कि बीज का उपचार किया जाए। कंसुए के लिए कैल्डान की बात करते हैं हम लोग सैम्प्रा की बात करते हैं मोथे को मारने के लिए। हम लोग माइकोर की बात करते हैं जो कि एक देसी खाद है। इसके अलावा पोक्का बोइंग के लिए हम लोग कोनिका की बात करते हैं। इनमें से मैं सारे प्रोडक्ट की बात नहीं करूंगा, सिर्फ 2 उत्पाद की बात करूंगा जो कि अभी जिसका कि समय चल रहा है। अभी मेरे से पहले मोहम्मद हुसनैन जी डॉक्टर साहब बात कर रहे थे सूक्ष्म जीवों की, कि हमारे जो ज़मीन है उसकी उपजाऊ क्षमता डिपेंड करती है कि हमारी ज़मीन में सूक्ष्म जीव कितने ज़्यादा हैं, कितने ज़्यादा एक्टिव हैं वो। लेकिन वो सूक्ष्म जीवों की गतिविधि धीरे धीरे स्लो होती जा रही है, मैं करूँगा कि शिथिल होती जा रही है। कारण एक, हम लोग इंटेंसिव खेती करने लग गए, अब खेत खाली नहीं रहता। ये तो चलो गन्ने की बात है कि पूरे साल की खेती है। दूसरी जहाँ खेती होती है सब्जियों की या दूसरी फसलें, वहाँ पे भी किसान खेत खाली नहीं छोड़ता। तो आप ये समझ लीजिए जब पूरे साल हम खेत से लेते हैं और उस तरह से दे नहीं पाते तो उपजाऊ क्षमता कम होती है। फिर केमिकल फर्टिलाइजर का प्रयोग हम लोग कंपटीशन से करने लग गए हैं। पड़ोसी ने 1 कट्टा डाला तो मैं 1.25 कट्टा डालूंगा। ज़रूरत है कि नहीं है हम लोग ये नहीं देखते। और जब अंधाधुंध हम केमिकल फर्टिलाइजर का प्रयोग करते हैं तो ज़मीन का पीएच भी इम्बैलेंस होता है, साथ के साथ सूक्ष्म जीवों की गतिविधि भी शिथिल पड़ती है, जिससे उपजाऊ क्षमता कम होती है। फिर देसी खाद जो हम एक समय में प्रयोग करते थे, आज उतने जानवर भी नहीं और उतना प्रयोग भी नहीं होता है। तो मैं ये तो नहीं कहूँगा कि केमिकल फर्टिलाइजर की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल डालना पड़ेगा, लेकिन ज़रूरत है हमें कहीं ना कहीं बैलेंस करने की, कि हम देसी खाद भी साथ के साथ प्रयोग करें, जिससे हमारे खेत में हमारी खेत की उपजाऊ क्षमता सही तरीके से बनी रहे। इसीलिए धानुका ने एक नया उत्पाद लॉन्च किया 2 साल पहले और वो है माइकोर। माइकोर एक, मैं कहूँगा कि खाद, बायो फर्टिलाइजर नहीं, सिंपल भाषा में कहूँगा तो एक देसी खाद है। ये एक लाभकारी फंगस से बना हुआ है जो ज़मीन में जाकर के देसी खाद की तरह ही काम करता है। जब माइकोर आप खेत में डालते हैं तो ये ज़मीन में सूक्ष्म जीवों की गतिविधि को बढ़ाता है। चूँकि ये देसी है, बायो फर्टिलाइजर है, तो ज़मीन में ऑर्गेनिक मैटर देगा, ज़मीन भुरभुरी करेगा, ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ाएगा और जड़ों का विकास 8 से 10 गुना तक बढ़ा देगा। हम लोग कोई भी फसल हो, फर्टिलाइजर का प्रयोग 10% से 30-35% तक का खर्चा हम खाद पे करते हैं। गन्ने की बात करें तो 20-25% का खर्चा हम लोग करते हैं सिर्फ फर्टिलाइजर के ऊपर। तो ये खाद ज़्यादातर हम छिट्टा लगा के देते हैं ब्रॉडकास्ट तरीके से। अब पौधे की जड़ अगर यहाँ तक है और छिट्टा लगा दिया, खाद यहाँ आ गया, तो वो पौधा ले नहीं पाता है। तो हम जो भी फर्टिलाइजर दे रहे हैं उसका 20-30% वेस्टेज चला जाता है। लेकिन जब आप माइकोर खेत में डालते हैं तो माइकोर जड़ों का विकास 8 से 10 गुना कर देता है, यानी खाने वाले हाथ ज़्यादा हो जाते हैं। तो जो आप फर्टिलाइजर देते हैं वो वेस्ट नहीं जाता और गन्ने की फसल या उसके गन्ने का पौधा जड़ों द्वारा उसको शोषित कर पाता है, ले पाता है। तो माइकोर इसलिए भी खेत में डालना इम्पोर्टेंट है। ये कुछ रिजल्ट हैं, आप देख सकते हैं कि जड़ों का विकास जब माइकोर खेत में डाला तो बेहतर हो गया। सूक्ष्म जीवों की गतिविधि तो बढ़ाई लेकिन जड़ों का विकास अधिक हुआ। आप ये मान लीजिए कोई सी भी फसल है उसकी जो नींव मजबूत है तो फसल भी मजबूत होगी। तो माइकोर डालने से जड़ें मजबूत होती है, चूँकि जड़ें नींव है एक पौधे की। पत्तियों की चौड़ाई बढ़ेगी, उसकी ग्रीननेस बढ़ेगी, हरापन बढ़ेगा, जिससे पौधा भोजन अच्छी तरह से बना पाएगा और उसकी वृद्धि, ग्रोथ अच्छी होगी। और फाइनली हमें माइकोर डालने से उत्पादन अधिक मिलेगा। माइकोर का प्रयोग 8 किलो प्रति एकड़ की दर से रिकमेंडेड है। 8 किलो प्रति एकड़।
आप एक बार में भी दे सकते हैं और 2 बार में भी करके दे सकते हैं। आप चाहो तो बुआई के वक्त 4 किलो डाल दें और पहले पानी के वक्त भी 4 किलो डाल सकते हैं, या आप 8 किलो एक साथ भी डाल सकते हैं पहले पानी के वक्त। अब मैं बात करूंगा खरपतवारों की। खरपतवार 3 तरह के होते हैं, सकरी पत्ती के खरपतवार, चौड़ी पत्ती के खरपतवार। चौड़ी पत्ती के खरपतवार जैसे कि बातू हो गया, चौलाई हो गई, या सकरी पत्ती जैसे दूब हो गया, सांवा हो गया। और तीसरा खरपतवार होता है मोथा। चौड़ी पत्ती और सकरी पत्ती के खरपतवार तो फिर भी नियंत्रित हो जाते हैं, लेकिन मोथा नियंत्रित नहीं होता। मोथा, मैं ये कहूँगा कि महाभारत में हम लोग कहते हैं ना, इच्छा मृत्यु का वरदान था। किनको था? भीष्म पितामह को। और ऐसा ही वरदान मोथे को है, इसको भी इच्छा मृत्यु का वरदान है, यानी आप इसको काटेंगे भी तो ये फिर से उग के आएगा। इसकी गांठों से ये बढ़ता है। गांठें आपने 4 हिस्से में काटी तो 4 नए मोथे उग के आएंगे। इसको छेड़ो नहीं तो खेत में एक ही बना रहता है। जैसे ही इसको छेड़ते हैं तो तुरंत ये जमीन से 2 मोथे 4 मोथे और नए उगा करके भेज देता है। यही कारण है कि ये नियंत्रित नहीं होता। मोथा अगर खेत में रहता है तो इसको NPK की भी जरूरत पड़ती है। जो खाद आप देते हैं, अगर 1 एकड़ में 4 कट्टे आपने यूरिया डाले, यानी 200 किलो, एक सीजन में 60 किलो यूरिया अकेले मोथे को चाहिए। पानी का कंजप्शन ये ज़्यादा करता है, जिससे आपको इरिगेशन भी जल्दी जल्दी देनी पड़ती है। और खेत में जब खरपतवार अधिक होंगे तो बीमारियां, कीड़े बीमारियां भी ज़्यादा आती हैं। इसके कंट्रोल के लिए सेम्प्रा चूंकि एक निसान केमिकल इंडस्ट्री जापान का एक रिसर्च प्रोडक्ट है, जिसको 2015 में धानुका ने भारत में रजिस्टर कराया। एकमात्र प्रोडक्ट सेम्प्रा पूरे विश्व का एकमात्र प्रोडक्ट है जो मोथे को गांठों से खत्म करता है। एकमात्र प्रोडक्ट। जैसे ही डालेंगे तो ये 3 से 5 गांठें, चूंकि मोथे के नीचे 8 से 12 गांठें होती हैं, तो ये 3 से 5 गांठें पहले ही साल कंट्रोल करता है। अगर इसकी रिकमेंडेड मात्रा प्रयोग की जाए तो ये गन्ना और मक्का के लिए बिल्कुल सुरक्षित है। ब्लू ट्रायंगल केमिस्ट्री है, नीले तिकोने की, यानी वातावरण के लिए, जमीन के लिए, स्प्रे करने वाले के लिए, सबके लिए ये प्रोडक्ट सुरक्षित है। कम मात्रा में भी, देखिए सिर्फ 36 ग्राम 1 एकड़ का लगता है, लेकिन ये पूरी तरह से प्रभावशाली है मोथे के ऊपर। उसको ये गांठों से खत्म करता है। सेम्प्रा जब आप लगाते हैं तो मैं कहूँगा लेबर की बचत होती। लेबर की बचत कैसे? क्योंकि जब अप्रैल मई का टाइम है, इधर तो गेहूं की हार्वेस्टिंग, उधर कुछ गन्ना भी डालना होता है, तो लेबर की बड़ी दिक्कत होती है। केमिकल कंट्रोल हमेशा सस्ता पड़ता है और इफ़ेक्टिव रहता है। जैसे ही सेम्प्रा का आप प्रयोग करते हैं, वैसे ही जो तत्व आपने जमीन में दे रखे हैं, मोथा लेना बंद कर देता है और वो तत्व गन्ने को मिलने लगते हैं और गन्ने की पैदावार होने लगती है, जिससे उत्पादन बेहतर आता है। इसका प्रयोग जब मोथा 3 से 5 पत्ती का हो तभी आप करें, और खेत में पर्याप्त नमी हो, कट नोजल लगा के ही इसका प्रयोग करें। 1 एकड़ में 150 लीटर पानी का प्रयोग करें। क्योंकि सेम्प्रा तो मोथे को मारेगा। अगर दूसरी तरह के खरपतवार हैं तो आप वीडमार सुपर या बैरियर, यानी 2,4-D अमाइन साल्ट या मेट्रीविजन, इसके साथ मिला के करेंगे तो खेत से सभी तरह के खरपतवार नियंत्रित हो जाएंगे। रैटून क्रॉप में कैसे प्रयोग करना है? रैटून यानी जो पैडी आप लेते हो, उसमें अगर आप पत्ती हटाते हैं या जलाते हैं तभी प्रयोग करना है। अगर आप मल्चिंग करते हैं, पत्ती बिछाते हैं, तब हम सेम्प्रा रिकमेंड नहीं करते। जब आप पत्ती हटाते हैं, जलाते हैं, तो दूसरे पानी पे, दूसरे या तीसरे पानी के वक्त आप सेम्प्रा लगा सकते हैं। बाकी प्रोसेस सेम रहेगा। इसमें 2-3 सावधानियां। 3 से 5 पत्ती का मोथा हो, 150 लीटर पानी एकड़ का प्रयोग करें, कट नोजल का प्रयोग करें। यही हमारी तरफ से सावधानियां हैं। 7-8 दिन बाद एक हल्की सिंचाई, जैसे आज सेम्प्रा प्रयोग किया तो 7-8 दिन बाद एक हल्की सिंचाई जरूर कर दें, और जिस दिन सेम्प्रा लगाएं उस दिन भी खेत में पर्याप्त नमी हो। उसके बाद जब आप 7-8 दिन बाद पानी दे लेते हैं, हल्की सिंचाई कर लेते हैं, तो हमारी तरफ से आप फ्री हैं, आप खेत में इंटरकल्चर ऑपरेशन कर सकते हैं।
तो हम लोगों ने आज बात करी माइकोर की, जो कि एक देसी खाद है, और उसके साथ साथ हम लोगों ने एक बात करी सैंप्रा की, मोथे का अंत, मोथे को गांठों से ख़त्म करे। सैंप्रा जो कि निसान केमिकल जापान का एक रिसर्च प्रोडक्ट है, जिसको धानुका इंडिया में देती है, एकमात्र प्रोडक्ट सैंप्रा जो मोथे को गांठों से ख़त्म करता है। थैंक यू, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो जैसे मैंने आपको बताया था, एक सवाल पूछे जाएंगे आपसे, तो आपको गौर से सुनना है और पीछे से जो है वो मैं जवाब चाहती हूँ कि पीछे जो लोग बैठे हैं, आप लोगों में से कोई हाथ खड़ा करें। जी सर। सर 2 सवाल पूछेंगे आपसे, 2 बार मौका मिलेगा आपको कुछ जीतने का। हाँ जी, तो पहला सवाल जैसा मैडम ने बता ही दिया, हाथ खड़ा करना है, बोलना नहीं है। सवाल बहुत आसान है। तो पहला सवाल, मैंने एक उत्पाद की बात करी कि जमीन के स्वास्थ्य को ठीक करता है, जो कि देसी खाद है या बायो फर्टिलाइजर है। उस देसी खाद का, उस बायो फर्टिलाइजर का नाम बताना है, तब उसके साथ साथ उसकी प्रयोग मात्रा बतानी है, और फायदे बता दोगे तो सबका फायदा होगा। मेरा नाम विनेश कुमार चौहान, खतौली ब्लॉक से। जवाब माइकोर। माइकोर है, बिल्कुल ठीक है। हाँ जी, जैविक मात्रा 7 से 8 किलो प्रति एकड़। आप आ जाइए, तालियां बजा सकते हैं इनके लिए। एक और सवाल। तो माइकोर बताया था मैंने, जो कि एक बायो फर्टिलाइजर है। अगर मैं सिंपल भाषा में कहूँ तो एक देसी खाद है। 8 किलो प्रति एकड़ डालना है। आप 4-4 किलो करके 2 बार में डाल सकते हैं, या 8 किलो एक साथ भी डाल सकते हैं। जमीन को भुरभुरी बनाएगा और उत्पादन अधिक करेगा, जड़ों का विकास ज़्यादा अच्छा करेगा। हाँ जी, दूसरा सवाल, मैंने सैंप्रा की बात करी थी कि सैंप्रा मोथे को गांठों से खत्म करता है। एकमात्र दुनिया का उत्पाद जो मोथे को गांठों से खत्म करे वो है सैंप्रा। और सैंप्रा धानुका इंडिया में देती है, एक जापान की कंपनी के सहयोग से। आप लोगों ने उस जापानी कंपनी का नाम बताना है और सैंप्रा प्रयोग करने की 3 सावधानियां जो मैंने बताई थी वो बतानी है। सर नाम कहाँ से है आप? जवाब। मेरा नाम अमरदीप है और मैं ब्लाकपुर का जी गांव बसेड़ा का निवासी हूं। हाँ, जवाब। जवाब ये है निसान केमिकल या जापान। और इसके लिए सावधानियां, एक तो कट नोजल का प्रयोग करना है। बहुत अच्छे। मोथा 3 से 5 पत्तियों का होना बहुत ही चाहिए। अच्छे। और 3 खेत के अंदर नमी होनी चाहिए और 7 से 8 दिन बाद एक बार उसकी हल्की सिंचाई जरूर करें। क्या बात है, एक बार इनके लिए तालियां। आप बिल्कुल स्टेज है। और मैं रेशम जी से रिक्वेस्ट करूंगा, हमारे बीच में निसान केमिकल जापान से उनके प्रतिनिधि हैं रेशम सिंह जी, मार्केटिंग मैनेजर, जो पूरे इंडिया को देखते हैं। मैं चाहूंगा वो ये इनाम खुद दें। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो आप लोगों को पता चल गया कि गौर से सुनना है आपको। जितने भी स्पीकर्स हैं उनके बोलने के बाद एक सवाल पूछा जाएगा और जो भी सही जवाब देंगे उनको कुछ इनाम मिलेगा। तो मैं अभी हमारे बीच जो है वो केन डिपार्टमेंट मुजफ्फरनगर से मिस्टर संजय कुमार सिंह सर हैं, सीनियर केन डेवलपमेंट इंस्पेक्टर उत्तर प्रदेश मुजफ्फरनगर से। सर आपका स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। सबसे पहले हम सर का स्वागत करते हैं। मैं जो नए किसान आ रहे हैं, मैं आप सभी का फिर से एक बार स्वागत करना चाहूँगी। और मैं नेक्स्ट निवेदन करना चाहूँगी अनिरुद्ध त्यागी सर से, जो कि रीजनल मैनेजर सीएट स्पेशलिटी से है। जनरली यहाँ पे जितने भी किसान हैं, मैक्सिमम लोगों के पास ट्रैक्टर है, बट हम लोग करते ये हैं कि टायर रख रखाव नहीं करते, कैसे मेंटेनेंस करना है इस पे हम ध्यान नहीं देते हैं। तो हमने सोचा क्यों ना हम अपने किसान चौपाल के माध्यम से आपको ये जानकारी दें कि आपको क्या क्या करना है, क्या नहीं करना है, और सीएट के पास क्या आप लोगों के लिए स्पेशल है। तो मैं सर आपका स्वागत करना चाहूंगी और प्लीज आप हमारे दर्शकों को बताइए कि टायर रखरखाव किस तरीके से संभव है। नमस्कार किसान साथियों, मैं अनिरुद्ध त्यागी सीएट परिवार की तरफ से आप सभी का स्वागत करता हूं। मैं यहाँ पे सेल्स और सर्विस दोनों देखता हूं। यहाँ पे सीएट में मैं पूरा वेस्टर्न यूपी, उत्तराखंड और दिल्ली, ये पूरा सेल्स और सर्विस देखता हूँ यहाँ पे। और अभी हमारा एक नया प्रोडक्ट आया है सीएट का, वर्धन। ये हमने करीबन अक्टूबर 2020 को लॉन्च किया था और अभी तक हम बहुत अच्छा बेच रहे हैं। मुजफ्फरनगर में भी बहुत अच्छा टायर है और ये टायर हमने डिस्प्ले में भी लगा रखा है और एक डिस्प्ले की गाड़ी भी बाहर खड़ी हुई है जिसमें टायर लगा हुआ है। ये गाड़ी हमारा पूरा मुजफ्फरनगर क्षेत्र में गांव-गांव जाती है और मील वगैरह पे सब जगह यहाँ पे प्रचार करती है। इस टायर की खूबियाँ मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले हम बात करते हैं कि ट्रैक्टर जो आज की खेती के लिए बहुत ज़रूरतमंद एक मशीन हो गई है।
इसमें हमारा आजकल ट्रैक्टर का जो यूज़ है वो दो तरीके से हो रहा है। एक तो केवल किसान अपना फार्मिंग के लिए करता है, जो खेती के लिए करता है, और दूसरे हॉलेज के लिए। मुजफ्फरनगर में मेरे ख्याल से हॉलेज भी बहुत अच्छा है। यहाँ पे लकड़ी का बहुत बड़ा व्यापार है एक तरीके से। यहाँ से लकड़ी यमुनानगर जाती है, वहाँ पे फैक्ट्रियाँ हैं। जो आप देखेंगे नया गांव या दूसरे जो गांव हैं जहाँ पे लकड़ी का बहुत मोटा कारोबार है, वहाँ पे हमारा ये टायर 100% सक्सेसफुल है। ये हमारा जो सीएट का जैसे ये स्लाइड में शो हो रहा है, हॉलेज में और फार्मिंग में दोनों में यूज़ हो रहा है ये टायर। इसके बाद जैसे कि सीएट कैटेगरी की बात करें, सीएट में हमारे फार्मिंग के अंदर ट्रॉली का टायर भी आता है, ट्रैक्टर के आगे के टायर जो ट्रैक्टर फ्रंट बोलते हैं जिसको, पीछे का ट्रैक्टर रियर। इसके बाद हार्वेस्टिंग, जो गेहूं काटने के लिए एक मशीन होती है हार्वेस्टिंग, और एक बुग्गी के टायर जिसमें 719, 619, 519 ये टायर वगैरह, ये सब सीएट में आते हैं सब। सीएट 1976 से अभी तक कंटिन्यू काम कर रही है टायर के लिए, टायर बेच रही है ये। और रिसर्च एंड डेवलपमेंट, सीएट का बहुत बड़ा रिसर्च एंड डेवलपमेंट है। हमारे नए नए टायर आते हैं यहाँ पे, नए नए डेवलपमेंट होती है। और हम अभी इससे पहले हमारा सम्राट आता था, सम्राट के बाद हमने आयुष्मान दिया, आयुष्मान के बाद आयुष्मान प्लस दिया, और अभी हम वर्धन लेके आए हैं। मतलब नई नई डेवलपमेंट हम करते जा रहे हैं। ये इस टायर के बारे में देखें तो आप खुद महसूस भी करेंगे। यदि 12 नंबर का टायर है तो वो आपको ऐसा दिखेगा कि वो 13 नंबर का है, उसकी चौड़ाई ऊंचाई। 13 नंबर का टायर है तो वो दिखेगा 14 नंबर का। 13 नंबर मतलब 13, 6, 28। इसमें साइजेस की बात करें तो जो हमारे रेगुलर टायर लग रहे हैं वो 12, 4, 28, फिर 13, 6, 28, 14, 9, 28, 16, 9, 28। ये टायर अभी रेगुलर ट्रैक्टरों में आ रहे हैं। कुछ 8, 18 और 5, 20, 14 भी लग के आ रहे हैं। अभी जैसे स्लाइड सर आप देख रहे हैं, सभी हमारे जितने भी इंडिया के अंदर ओईएम्स हैं, जिसमें महिंद्रा है, महिंद्रा स्वराज है, सोनालिका है, टैफे है, फोर्स है, भाई जितने भी जो इंडिया के अंदर ट्रैक्टर बेच रहे हैं, सभी ट्रैक्टर्स के अंदर सीएट का टायर लगा हुआ आ रहा है। हमारा ओई फिटमेंट बाकी दूसरे किसी ब्रांड से बहुत ज़्यादा है, हाई है। महिंद्रा में हमारा कम से कम 80 से 85% मार्केट शेयर है। महिंद्रा के ज़्यादातर 80% ट्रैक्टर के अंदर हमारा सीएट का टायर आता है। अभी हम पेश कर रहे हैं सर अपना नया टायर वर्धन। ये जैसा कि थोड़ा सा इसका फीचर्स के बारे में बताएं। फीचर्स में इसका जो डिज़ाइन है, ये टायर आप बाहर भी सर लगा हुआ है, देख सकते हैं। इसका डिज़ाइन जिस तरीके से बनाया है, इसकी गुड्डियाँ जिस तरीके से बनाई हैं, ये मट्टी रोधक डिज़ाइन बना गया। मट्टी रोधक डिज़ाइन उसे बोलते हैं जैसे आपने टायर मट्टी में चलाया और उसमें टायर मट्टी फंस जाती है उसमें, और वो टायर स्लिप करने लगता है। इसके अंदर डिज़ाइन इस तरीके से बनाया हुआ है कि वो मट्टी फंसेगी नहीं उसके अंदर, वो मट्टी अपना आप निकल जाएगी। और दूसरा है लग डिफ्लेक्टर। एक लग डिफ्लेक्टर एक नया डिज़ाइन है इस तरीके का, एक फीचर्स दिया है टायर के अंदर। लग डिफ्लेक्टर क्या होता है, गुड्डी के बीच में एक छोटी सी बहुत हार्ड गुड्डी बनाई गई है। इसका मेनली फीचर है वो है इस टायर के अंदर पंचर ना होना। मतलब कि इस जो टायर पंचर होता है वो गुड्डियों के बीच से होता है। गुड्डियों के बीच में इस टायर के अंदर एक अलग से लेयर डाली गई है रबड़ की। वो इतनी हार्ड लेयर है कि आसानी से उसको पंचर नहीं कर सकता कोई भी चीज़। दूसरा है चौड़ा ट्रेड। जैसे कि आदमी का जो शरीर है वो उसकी छाती से देखा जाता है कि कितना लंबा चौड़ा आदमी है। इसी तरीके से इसकी जो टायर की जो ट्रेड पोर्शन इतना चौड़ा दिया गया है जिससे भार उठाने की क्षमता उसकी बहुत ज़्यादा है। बाकी दूसरी चीज़ों से भार उठाने की क्षमता बहुत ज़्यादा है, इसलिए हमारा सक्सेसफुल रेट लकड़ी के जो व्यापार है उसमें बहुत ज़्यादा है। दूसरा इसका स्लिपेज डिज़ाइन। ये डिज़ाइन इस तरीके से एकदम से ढलान पे एकदम से काट जाता है तो पूरा बैलेंस बना के चलता है पूरा, तो इतनी आसानी से स्लिपेज नहीं मारता जैसे दूसरा टायर स्लिप हो जाता है। फिर लास्ट में बात करेंगे सर इसकी वारंटी। जो आजकल सभी किसान भाई सबसे पहले आके यही पूछते हैं कि जी इसकी गारंटी क्या मिलेगी। तो हमारे सीएट के हर टायर के ऊपर, ट्रैक्टर के हर टायर के ऊपर 7 साल की मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट की वारंटी है। 7 साल तक कोई भी मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट होता है, मतलब मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट कंपनी के अपने प्रोडक्ट को बनाने में कोई गलती हो गई जिसमें फूल जाता है, चटक जाता है टायर, तो 7 साल तक घिसाई के पैसे लेके, मतलब घिसाई के भी वो जो टायर जितना टायर आपने चलाया, जितनी रबड़ आपने घिसी है उतने पैसे लेके आपको एक नया टायर दे दिया जाएगा और उस नए टायर की गारंटी भी जब से लोगे तब से ही स्टार्ट हो जाएगी।
दूसरी एक स्पेशल वारंटी। स्पेशल वारंटी में क्या कहती है कंपनी कि अभी तो हमारी गलती से हमने 7 साल तक बदल के दे दिया आपको, अब गलती हमारे से भी हो जाती है और कस्टमर से भी हो जाती है। अब कस्टमर की गलती क्या होती है कि आप रोड पे लेके चल रहे हैं, उसमें दराती लग गई, कोई लोहा लग गया, कोई लंगर लग गया, या डिवाइडर पे लग गया, या कोई टायर, कोई एक्सीडेंट, भगवान ना करे ऐसा हो जाए और एक्सीडेंट हो गया, टायर फट गया, तो भी कंपनी आपको बदल के देगी। 3 साल, मतलब टायर खरीदने से आपको 3 साल और आधी रबड़, मिनिमम 50% वियर, जो भी पहले आ जाए आपको वियर चार्ज देके आपको दूसरा टायर उसी टाइम दिया जाएगा। हमारा मुजफ्फरनगर के अंदर भोपा रोड पे हमारे डीलर हैं श्री ट्रेडर्स, भोपा बस स्टैंड के सामने भी है, और करीबन 2 आउटलेट हैं यहाँ पे। वहाँ पे आप हाथों हाथ जाइए और आपको 1 घंटे से ज़्यादा का समय नहीं लगेगा, और वहाँ आपको घिसाई के पैसे देके आपको नया टायर उसी टाइम मिल जाएगा। ये हमारे 2 स्पेशल वारंटियाँ हैं इसमें। 7 साल की मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट है और 3 साल की अनकंडीशनल है। अनकंडीशनल में भी कंडीशन थोड़ी सी एक है कि टायर में यदि हल्का सा थोड़ा सा कट लग गया, थोड़ा बहुत, मतलब जिससे टायर चल सकता है, अंदर तक इम्पैक्ट नहीं आया उसका, या फिर उसमें पंचर हो गया, उस कंडीशन में टायर नहीं बदला जाएगा। टायर मतलब कि कम से कम 2 इंच से ज़्यादा का कट होना चाहिए उसके अंदर, और टायर चलने की अवस्था में नहीं होना चाहिए। ऐसा ना हो कि एक पंचर हो गया और टायर बदला, वो नहीं हो जाएगा। दूसरा, आजकल गेहूं कटाई के लिए हार्वेस्टर पंजाब से आती हैं, या कुछ लोगों ने यहाँ पे बनाई हुई भी हैं, तो उसके लिए भी हमारा एक टायर है 18430 का आयुष्मान HD। ये टायर भी हमारा उपलब्ध है यहाँ पे मुजफ्फरनगर में उपलब्ध है। किसी भाई को यदि टायर चाहिए हो तो वो एक बार वहाँ पे श्री ट्रेडर पे जाके एक बार कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। दूसरा, ये हमारा सर एक टोल फ्री नंबर है। यदि हमारा कोई भी C8 का टायर, चाहे वो हमारा मोटरसाइकिल का क्यों ना हो, मोटरसाइकिल का, ट्रक का, या ट्रैक्टर के क्यों ना हो, आप ये टोल फ्री नंबर आप नोट कर लीजिए। टोल फ्री नंबर पे आपको केवल उनको फ़ोन करना है, और 24 घंटे के अंदर अंदर कोई भी C8 का अधिकारी आपसे कांटेक्ट करेगा, और 72 घंटे के अंदर अंदर आपका टायर उसी टाइम रिसॉल्व हो जाएगा। और कुछ किसान भाई हमारे मेल कर सकते हैं, तो हमारी ईमेल आईडी भी है यहाँ पे। आपको केवल इनको मेल करना है या फ़ोन करना है, कुछ भी आपको, जो भी आपकी सुविधा है उससे आप कर लीजिए, और 24 घंटे के अंदर कोई भी C8 का अधिकारी आपको उसी टाइम फ़ोन करके आपकी प्रॉब्लम सुनेगा और उसी टाइम रिसॉल्व करने की कोशिश करेगा। सर, घिसाई का क्या होता है, जैसे हमने जो आपको नया टायर दिया है उसके अंदर यदि चलो 46 mm की गुड्डी है वो, और टायर आपने चलो 44 mm, 2 mm या 3 mm घिस के आपने टायर लेके आए, तो टायर 4 जगह से नापा जाता है, 4 गुड्डियाँ उसकी नापी जाती हैं, और जो भी उसका एवरेज है उस एवरेज से डिवाइड कर दिया जाता है। मतलब कि जैसे आपके पास करंट में 44 NSD आई है, अभी नए पे 46 थी, तो उसका डिफरेंस आपको देना होगा। हाँ, 2 mm कम हुआ, ये 2.07% आता है। मतलब कि 44 डिवाइडेड बाई 46, 46 और डिवाइडेड बाई 46 दोबारा, और इनटू 100, तो उसका परसेंटेज आ जाता है। नए टायर की वैल्यू का उसका फिर 2% आपसे चार्ज लिया जाएगा, 2% लिया जाएगा। और यदि इसमें भी एक और है, यदि 10% से पहले यदि टायर के घिसने से 10% से पहले यदि टायर के अंदर कोई भी मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट हो गया, मतलब कस्टमर की, मतलब कंपनी की गलती से कोई टायर खराब हुआ है, मतलब कोई फूल गया, चटक गया, तो कंपनी फ्री पास करके देगी, आपसे कोई भी चार्ज नहीं लिया जाएगा। यदि 10% से पहले यदि कोई मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट आता है तो आपसे कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट टायर वापस दिया जाएगा। हमारे जो नया टायर वर्धन का आया है, अभी मैंने उसके 4 फीचर आपको बताए हैं, वो 4 फीचर प्लीज मुझे थोड़ा बताइए। कोई बीच से नाम, कहाँ से हैं आप, और जवाब। मेरा नाम अश्वनी कुमार जी। तो जो आपने टायर के बारे में बात की है, इसमें 2-3 चीज़ें बताई है। एक तो पिंचर जो होता है, पिंचर तो उसकी रोकथाम होती है, पिंचर कम से कम होगा इस टायर में, जो आपने बताया है जी। एक मिट्टी में पकड़ ज़्यादा होगी, स्लिप कम होंगे जी। और एक जो ये टायर है आपका, ये आपने बताया है कि इसकी लाइफ जो है
वो और टायरों के मुकाबले वो भी बेहतर होगा। जी। मट्टी कम मतलब कम पकड़ता है मट्टी ये। मट्टी रोधक डिजाइन। जी, मट्टी रोधक डिजाइन है, तो इस वजह से कम स्लिप होंगे ट्रैक्टर में, तो कम स्लिप होंगे तो कार्य ज्यादा होगा। चौड़ा ट्रेड स्मार्ट कह दे सकते हैं, ये लकड़ी जो ज्यादा वजन के लिए ज्यादा सक्सेस होगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर, मुबारक हो आपको। मैं आप लोगों को एक बार फिर से रिपीट करना चाहूंगी, आप टोल फ्री नंबर मोबाइल में फीड कर सकते हैं, जो भी धानुका एग्रीटेक का टोल फ्री नंबर है, मैं रिपीट कर रही हूँ 1800-102-1022 1800-102-1022 1800-102-1022। सीएट लिमिटेड का टोल फ्री नंबर है 1800-22-12-13 1800-22-12-13 और ग्रीन टीवी का व्हाट्सएप नंबर है 9953218363। तो आपको कोई भी समस्या हो खेती बाड़ी पशुपालन से रिलेटेड तो आप ग्रीन टीवी को संपर्क कर सकते हैं, ग्रीन टीवी को व्हाट्सएप कर सकते हैं। टायर से रिलेटेड समस्या हो तो आप सीएट को संपर्क कर सकते हैं और फसल प्रबंधन को लेकर तो आप धानुका को संपर्क कर सकते हैं। तो मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाना चाहूँगी और हमारे बीच अभी डॉक्टर प्रभात शंकर तिवारी सर जुड़े हैं, प्रोफेसर एंड हेड केवीके मुजफ्फरनगर 2 से। सर मैं सबसे पहले आपका स्वागत करना चाहूँगी आज के किसान चौपाल में। सर आपका स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। इसके साथ हम चाहेंगे कि आप हमारे दर्शकों को बताएं कि एग्रीकल्चर मशीनरी और इक्विपमेंट का क्या महत्व होता है गन्ना खेती में, इसके बारे में प्लीज़ हमारे दर्शकों को बताइए प्लीज़। गन्ने से संबंधित जो यंत्र हैं, तो गन्ने की बुआई में सबसे पहले आपको प्लांटर की ज़रूरत होती है, गन्ना प्लांटर। तो गन्ना प्लांटर आज से नहीं, जब हम शुरुआत से 97 से इस ज़िले से जुड़े थे तब से हम बात करते आ रहे हैं, लेकिन कुछ कठिनाइयाँ यंत्र में भी हैं, कुछ किसान इसको अपना नहीं पा रहे हैं, उसमें भी है। तो गन्ना प्लांटर अभी तो हम कहें कि सक्सेसफुल यंत्र है जो लोग कर रहे हैं, क्योंकि यंत्र के साथ आपको जो उसकी बारीकी है उसको समझने की ज़रूरत है। तो उसमें आपको सफलता बहुत ज़्यादा नहीं मिली। गन्ना प्लांटर बहुत ज़्यादा सफल इसलिए नहीं हुआ क्योंकि आपके बुआई के लिए लेबर मिल जाती है। बुआई के लिए अभी लेबर मिल रही है, जहाँ लेबर नहीं मिलती वहाँ गन्ना प्लांटर सफल है। साथ में ये ट्रेंच प्लांटिंग की जो विधि आई कि गन्ना आपको 4 फुट पे 5 फुट पर बोना है, बीच में 100 फसली लेनी है। तो ये ट्रेंचर चूँकि सस्ता था, ट्रेंच बनाना आसान था, तो ये ट्रेंचर कुछ उपयोगी यंत्र लग रहे हैं, ज़्यादातर किसानों के पास हैं और इसमें बहुत तेज़ी से इसमें आप लोग बढ़ रहे हैं ट्रेंच प्लांटिंग में। और इसमें उत्पादन जो आप 60 इंच पे बो रहे हैं, जो 60 सेंटीमीटर पे 80 सेंटीमीटर पर बो रहे हैं, और उससे ज़्यादा ही मिलता ट्रेंच प्लांटिंग में। और साथ में आपके सफसली करने पर आप चाहे उसमें सरसों करें, मसूर करें, आप सब्जी वाली फसल कोई भी ले सकते हैं इसमें। तो इसमें जो अतिरिक्त आय हो जाती है आपको बेड पर जब बोने से, तो वो आपका अतिरिक्त आय जोड़कर जो गन्ना आप उत्पादन कर रहे हैं उसका 1 बीघे में 100 क्विंटल तक आपका उत्पादन चला जाता है ट्रेंच प्लांटिंग से। तो एक तो ये है, दूसरे ये है कि आपका जो खुदाई के लिए है वीडर, अब जो है शुगर केन वीडर आ रहे हैं और सस्ते भी हैं महंगे भी हैं। तो ये 20,000 रुपये से लेके आप महंगा तो 60-80 हज़ार रुपये तक भी आ रहे हैं। तो 3 हार्स पावर के, 5 हार्स पावर के, इस तरह के आते हैं वीडर। तो वीडर को लेने से आपका एक बीडिंग और खुदाई का काम बहुत आसानी से हो जाता है, आपको लेबर का नहीं ज़रूरत पड़ती। आप 1 बार नहीं 2 बार आप बीडिंग कर सकते हैं, 3 बार बीडिंग कर सकते हैं अगर आपके पास है। तो ये आपको पेट्रोल से और डीजल से चलने वाले इंजन लगे होते हैं उसमें। बस इसमें दिक्कत एक ही है कि थोड़ी सी आपको मेहनत करनी होती है, क्योंकि राइडिंग टाइप के नहीं होते वीडर, छोटे छोटे ये आपको वॉकिंग टाइप के हैं, पीछे इसे चलना पड़ेगा, चलाना पड़ेगा। तो इसमें थोड़ी सी मेहनत है, लेकिन जो खुदाई का आप कस्सी से कर रहे हैं, जो फावड़े से करते हैं, उससे कम मेहनत है और जल्दी समय में आप इसकी खुदाई कर सकते हैं। तो कहने का मतलब कि गन्ने में यंत्र तो बहुत ढेर सारे हैं, हार्वेस्टर भी हैं, इसमें छिलाई का भी यंत्र है, लेकिन अभी
उतना ज़्यादा प्रचलन में नहीं है। दूसरे ये है कि जो आप हाथ से गन्ना साफ करके देते हैं मिल को, उतनी सफाई नहीं हो पाती मशीन में। अगर वो सफाई वाला आपको दें, गन्ना छीलने वाला, पत्ती हटाने वाला, तो उसमें क्या है, कुछ पत्तियां लगी रह जाती हैं। तो जो हाथ से साफ करते हैं वो सफाई उसमें नहीं आ पाती है। तो गन्ना सफाई के लिए आप जो मैनुअल लेबर लगा रहे हैं, अभी तो वही प्रचलन में है। कोई आगे चल के बड़ा यंत्र आएगा तो महंगा होगा, छोटा यंत्र अभी बन नहीं पाया है। और कम्युनिटी टाइप का जो अपने यहाँ चलना चाहिए यंत्र, वो नहीं चल पाएंगे। वो शुगर मिल तो प्रोवाइड कर सकती है, हर किसान के बस का नहीं है। तो इस तरह के यंत्र हैं। दूसरे ये फसल अवशेष प्रबंधन का जो हमारे यहाँ परियोजना चल रही है, इसमें भी मल्चर जो आपका उपयोगी यंत्र है गन्ने के लिए, गन्ने की पत्तियाँ जो सूखी पत्तियाँ आप जला देते हैं, अगर उसमें आप मल्चर चला दें, गन्ने की पत्ती को आप सीधा एक समान फैला के खेत में और मल्चर चला दें, तो छोटे छोटे पीस कर देती है, कुट्टी की तरह उसे काट के छोटा कर देती है। और आप जब उसमें यम्बी प्लाऊ जो होता है, मोल्ड बोल प्लाऊ जो मिट्टी पलट हल है, उसको चला दें तो आपका आसानी से वो सड़ जाता है और वो खाद बन जाता है। साथ में अगर डिकम्पोजर भी आता है 20 रुपए की शीशी, तो वो डिकम्पोजर भी डाल दें तो और जल्दी वो डिकम्पोज होता है और जल्दी सड़ जाता है गन्ने की पत्ती। तो बहुत से किसान यहाँ से ले जाते हैं हमारे से। हमारे पास 2 मल्चर हैं, हम अभी तक निःशुल्क देते हैं किसानों को, और आसपास के किसान ले जाते हैं इसको, और काफ़ी फ़ायदा उनको, जो 2-3 साल से चला रहे हैं लगातार। तो लगातार अगर आप चलाएंगे तो गोबर की खाद का ही काम करेगा ये भी। तो ये मल्चर और यम्बी प्लाऊ आपके लिए बड़े उपयोगी यंत्र है आपके गन्ने के लिए। तो इस तरह के यंत्र हैं आपके गन्ने के लिए। और बुआई के लिए हमारे पास 0 टिलेज मशीन है, सीड ड्रिल है। और आपका और कोई इससे संबंधित, कृषि विज्ञान केंद्र से संबंधित कोई प्रश्न हो तो बताएं, नहीं हमारे दूसरे वैज्ञानिक हैं, वे भी आपको दूसरे विषय में आपको जानकारी देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर, जो आपने बताया उससे रिलेटेड एक सवाल पूछना है सर आपको। ये RMD रेटून मैनेजर किसे कहते हैं, उसका यंत्र का नाम बताइए। रेटून मैनेजर क्या करता है यंत्र, काम क्या करता है? ये जो हम गन्ना काटते हैं उसकी पेडी के लिए जो मिट्टी चढ़ी हुई होती है, सही है, सही, काटता बहुत है। बहुत बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आ जाइए, आगे आ जाइए। बहुत बहुत मुबारक हो सर आपको। बहुत बहुत मुबारक हो सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका इतनी सारी जानकारी देने के लिए। और हम अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। और सबसे पहले जो है मैं सर का जसवीर सिंह चेवतिया सर, डिप्टी डायरेक्टर एग्रीकल्चर और डिस्ट्रिक्ट एग्रीकल्चर ऑफिसर, दोनों पद अभी इनके पास है, मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश। सर, आपका स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। मैं नेक्स्ट निवेदन करना चाहूँगी, संजय कुमार सिंह सर हैं, सीनियर केन डेवलपमेंट इंस्पेक्टर मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश से। सर, गन्ने से रिलेटेड कौन कौन सी योजनाएं उत्तर प्रदेश या मुजफ्फरनगर में चल रहा है, इसके बारे में प्लीज़ हमारे दर्शकों को बताइए। किसान भाइयों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मुजफ्फरनगर ज़िले का गन्ना जो है लाइफ लाइन है, और पूरे प्रदेश में शामली के बाद नंबर 2 पर प्रति हेक्टेयर उपज है मुजफ्फरनगर ज़िले की। लेकिन अभी हम लोगों के लिए काफ़ी स्कोप है इसको और आगे ले जाने के लिए। जैसा कि विषय है आज हमारे लिए कि गन्ना विभाग में कौन कौन सी योजनाएं किसानों के बीच में चलाई जा रही हैं। केंद्र सरकार और राज्य सरकार की तरफ से हम लोगों के बीच में किसानों को कई तरह की योजनाएं दी जाती हैं। पहली योजना है जिला योजना, दूसरी है राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, तीसरी है NFSM। जिला योजना के अंतर्गत आधार पौधशाला, जो कि अभिजनक बीज हम लोग गन्ना शोध केंद्रों से आप लोगों को उपलब्ध कराते हैं। आप आधार पौधशाला स्थापित करते हैं, उनके द्वारा बीज वितरण करने पर आपको 50 रुपये प्रति कुंतल की सब्सिडी दी जाती है। इसी तरह प्राथमिक पौधशालाओं में 25 रुपये की सब्सिडी दी जाती है। तीसरा है आधार गन्ना बीज यातायात, जिस पर 15 रुपये प्रति कुंतल की आप लोगों को सब्सिडी दी जाती है। चौथा है प्राथमिक बीज वितरण, जिस पर यातायात पर आपको 7 रुपये का अनुदान दिया जाता है। इसके बाद 3 हमारी और हैं दवाओं से संबंधित, जिसमें है पेड़ी प्रबंधन। उस पर हम जो है 900 रुपये प्रति हेक्टेयर आपको अनुदान देते हैं, अधिकतम 2110 रुपये देते हैं।
इसके आगे है बीज भूमि उपचार, जिसमें हम 900 रुपये प्रति हेक्टेयर देते हैं, इसमें भी 2110 रुपये देते हैं आपको। इसके बाद जैव उर्वरक है, जैव उर्वरक में हम लोग 600 रुपये प्रति हेक्टेयर के हिसाब से देते हैं, जो 2950 रुपये के आसपास आपको अधिकतम अनुदान दिया जाता है। इसके बाद अंतरग्रामीण योजना भी हम लोगों के यहाँ चलाई जाती है, जिसमें आपके गन्ने को चीनी मिल तक पहुँचाने के लिए सड़कों का मरम्मत किया जाता है या नई सड़कें बनाई जाती हैं। इस साल हमारे यहाँ से 58 सड़कें हैं जिनका सुदृढ़ीकरण किया जा रहा है, उनकी मरम्मत की जा रही है। इसी तरह से राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अंतर्गत आधार पौधशाला और प्राथमिक पौधशाला पर भी अनुदान दिया जाता है, जो कि 50 रुपये और 25 रुपये है। क्षेत्र प्रदर्शन में हमारी 6 तरह की जो मेन क्रॉप गन्ने में विधि अपनाई जाती है, चाहे वो प्रजात से संबंधित हो, सफसली से हो, ट्रेंच से हो और पेड़ी प्रबंध से हो। इस पर विभाग के तरफ से 9000 रुपये प्रति हेक्टेयर के हिसाब से दिया जाता है और सामान्य जातियों के लिए 500, अनुसूचित जातियों के लिए 200 रकबा होना चाहिए, उस प्लाट का होना चाहिए। उसमें 8000 रुपये किसान को प्रति हेक्टेयर के हिसाब से दिया जाता है, 1000 रुपया प्रचार प्रसार पर खर्च किया जाता है। उत्पादकता पुरस्कार भी दिया जाता है विभाग के द्वारा, जिसमें आपको अपना आवेदन करना पड़ता है। प्रदेश स्तर पर इसमें प्रथम पुरस्कार 50,000 रुपये, द्वितीय पुरस्कार 25,000 रुपये और तृतीय पुरस्कार जो है 15,000 रुपये दिया जाता है। नेक्स्ट स्कीम जो है वो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत दी जाती है, जिसमें 60% जो है केंद्र सरकार पैसा देती है, 40% जो है राज्य सरकार देती है। इसके अंतर्गत दलहन और तिलहन फसलों को सफसली के रूप में गन्ना के साथ उगाया जाता है, जिसमें किसान को 8000 रुपये प्रति हेक्टेयर के हिसाब से दिया जाता है, जिसमें किसान को ये रहता है कि उनको हमारे मानक हैं, उन मानकों के आधार पर वो चीज़ों को लेना पड़ता है, उसके व्यय के लिए दिया जाता है। इसके बाद महिला स्वयं सहायता समूह हमारे ज़िले में करीब 150 से अधिक चलाए जा रहे हैं। ये करीब हर परिषद में 15 से 20 हैं। एक समूह में 15 से 30 महिलाएं हैं। उनके द्वारा सिंगल बड और बड चिप के माध्यम से सीडलिंग तैयार की जाती है। बड चिप के सीडलिंग पर हम 1 रुपया 50 पैसे आपको सब्सिडी देते हैं उस समूह को, जो कि समूह आपको 1.5 रुपया किसान से प्राप्त होता है और 1.5 रुपया विभाग के द्वारा दिया जाता है सिंगल बड में। और बड चिप में 1 रुपया 30 पैसे, बड चिप में 1.5 रुपया देते हैं और सिंगल बड चिप में 1 रुपया 30 पैसा देते हैं। ये जो महिला समूह के द्वारा ये बड चिप या सिंगल बड से सीडलिंग उगाई जा रही है, इसका काफ़ी ज़्यादा उपयोग है। जब भी मौसम ख़राब हो जाता है हम तैयार कर सकते हैं, मौसम अच्छा होने पर हम उसको आगे कर सकते हैं ताकि हमारी बुआई न प्रभावित हो। गैप फिलिंग के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। और हमारी समितियों में 8 समितियां हैं यहाँ पर। वहाँ पर फार्म मशीनरी बैंक भी स्थापित है, जहाँ पर मल्चर भी है और भी गन्ने से संबंधित यंत्र हैं और कुछ और नए यंत्र आने वाले हैं। जल्द ही हमारे गन्ना समितियों में ट्रैक्टर भी आने वाला है जो 55 हार्स पावर का है, जो मिनिमम दर पर किसानों को उपलब्ध कराया जाएगा। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर आपको एक सवाल पूछना है जो भी आपने बताया उससे रिलेटेड। महिला समूह में बड चिप और सिंगल बड से जो सीडलिंग तैयार की जाती है उसमें कितना अनुदान दिया जाता है? सर नाम कहाँ से हैं आप? नाम अवधेश कुमार, बाजितपुर। जवाब 1 रुपया 50 पैसे, 1 रुपया 30 पैसे। धन्यवाद। बहुत बहुत मुबारक हो सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका।
हम जो है वो अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और मैं नेक्स्ट जो निवेदन करना चाहूँगी, जसवीर सिंह तेवतिया सर है, डिप्टी डायरेक्टर एग्रीकल्चर, डिस्ट्रिक्ट एग्रीकल्चर ऑफिसर मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश से। सर, जो महत्वपूर्ण योजनाएं हैं एग्रीकल्चर में, उन योजनाओं के बारे में बताइए कि उत्तर प्रदेश में कौन कौन सी योजनाएं, उसका लाभ किस तरीके से उठा सकते हैं, जिससे कि अगर कोई योजना के बारे में जानकारी नहीं है तो वो योजना की जानकारी मिल सके और उसका ज़्यादा से ज़्यादा किसान लाभ उठा सकें। धन्यवाद। किसान क्रेडिट कार्ड से यही है कि लाभ आपको उससे अनुदान मिल जाता है अपनी फसलों के लिए। इसी तरीके से यंत्र वगैरह जो हम अनुदान पे, कृषि विभाग भी है, उद्यान है, गन्ना विभाग, पशुपालन सभी देते हैं। अभी फसल अवशेष प्रबंधन के लिए डॉक्टर साहब बता रहे थे तो 80% अनुदान पे भी यंत्र हैं, 50% पे भी हैं। हमारे यहाँ जो भी बीज मिलते हैं, दलहनी तिलहनी खाद्य फसल के हैं, वो भी 50% अनुदान पर ये सब प्रक्रिया डीबीटी के माध्यम से है कि अचानक नहीं है। किसान पारदर्शी पोर्टल है, इस पे किसान का पंजीकरण अब अनिवार्य है। पहले था कि मैनुअल था, अब डिजिटल हो गया है, सारी चीज़ें ऑनलाइन प्रक्रिया है। किसान सम्मान निधि, ये सारी चीज़ें तो बताने के लिए बहुत कुछ है। बाकी किसी किसान को अगर कोई दिक्कत हो, कृषि विभाग से समस्या हो, कोई जानकारी लेनी हो, तो आप कभी भी मेरे नंबर पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मेरा नंबर आप चाहें तो लिख सकते हैं। अगर किसी किसान भाई के पास नहीं है, कोई जानकारी लेना चाहें, विभाग से संबंधित किसी तरीके की कोई लाभ से संबंधित योजना हो या जानकारी से संबंधित, तो आप लिख सकते हैं 9457965449 9457965449। बाकी इसके लिए किसान पारदर्शी पोर्टल है, उस पर अनुदान से संबंधित सभी के पास प्रचार प्रसार भी किया जाता है कि जब अब ऑनलाइन प्रक्रिया है। पहले तो मैनुअल चीज़ें थी कि पहला जो अपना कर्मचारी आता था, वो बाबू बैठा रहता था, उसमें जो भी पहला आता था उसी के नाम पे लिख जाता था। कैश की थी उस समय व्यवस्था, अब तो डिजिटल ऑनलाइन आरटीजीएस के माध्यम से पेमेंट होता है। अब ये नहीं है कि आपको जो धनराशि भी मिलेगी आपके खाते में मिलेगी, आपका अकाउंट होगा, आपका पंजीकरण होगा। किसी भी योजना में, किसी भी विभाग की कोई भी योजना आप लेंगे, ऐसा नहीं कृषि विभाग की योजना है, संबंधित जितने डिपार्टमेंट है, कोई भी डिपार्टमेंट आज के समय में भारत सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार की जितनी योजनाएं चल रही हैं उसमें आपको ऑनलाइन ही भुगतान होगा, आपको डिजिटल होगा और आपके अकाउंट में होगा। तो इसके लिए आप समय समय पर अखबार हैं, पत्र पत्रिकाएँ हैं, आप न्यूज़ पढ़ते हैं, बाकी व्हाट्सएप है, बहुत माध्यम है जानकारी लेने के लिए। आज वो स्थिति नहीं है कि सूचनाओं का अभाव है। आपके मोबाइल पे गूगल है, दुनिया की हर जानकारी आप गूगल पे ले सकते हैं। मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय जवान जय किसान। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाती हूँ और मैं नेक्स्ट निवेदन करना चाहूँगी डॉक्टर सुरेंद्र सिंह सर को, सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट है केवीके मुजफ्फरनगर 2 से। सर, गन्ने की पत्तियां जलाने के बहुत सारे नुकसान होते हैं और उसके बहुत सारे ऑप्शंस भी हैं कि क्या क्या जो है वो कर सकते हैं, अगर पत्तियां ना जलाएं तो क्या कर सकते हैं और उसके क्या फ़ायदे हैं। तो हम चाहेंगे कि आप उसके बारे में जो है वो हमारे दर्शकों को बताइए प्लीज़। मैं बात करूंगा फसल अवशेष प्रबंधन की और कुछ ऐसी बातें करूंगा जो आपको नहीं करनी चाहिए। फसल अवशेष प्रबंधन, किसान भाइयों, पहले तो हम ये जान लें फसल अवशेष क्या है। जब भी हम खेती करते हैं तो किसी चीज़ को पैदा करने के लिए खेती करते हैं। गेहूँ बो रहे हैं तो आप अनाज के लिए गेहूँ पैदा कर रहे हैं, मुंजी लगा रहे हैं तो चावल के लिए मुंजी लगा रहे हैं, गन्ना लगा रहे हैं तो आप फैक्ट्री में अपने गन्ने की सप्लाई करने के लिए लगा रहे हैं। लेकिन मुख्य उत्पाद के साथ साथ कुछ ऐसे उत्पाद होते हैं जो फसल के साथ जिनको पैदा किया जाता है, जो बाय डिफ़ॉल्ट पैदा होते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप गन्ने की खेती कर रहे हैं तो गन्ना तो आपने काट के जो है फैक्ट्री में भेज दिया, तो ये तो हो गया आपका मुख्य उत्पाद। अब फसल अवशेष क्या है? उसका अगोला और उसकी पत्ती फसल अवशेष है। अगोले का प्रयोग आप चारे के रूप में कर लेते हैं, वो भी आपका इस्तेमाल हो गया। अब बच गई पत्ती या मुंजी की पराल, मुंजी के केस में, तो इसको हम बोलते हैं फसल अवशेष। क्या इस फसल अवशेष का ठीक से हम प्रबंधन कर पा रहे हैं? तो जवाब ये होना चाहिए कि कुछ लोग कर भी पा रहे हैं और कुछ लोग नहीं भी कर पा रहे हैं। जो कर पा रहे हैं वो किस तरीके से और कुशल तरीके से उसका प्रबंधन करें, उसकी जानकारी हम देंगे। और जो उसका ठीक
ठीक से प्रबंधन नहीं कर पा रहे हैं उनको भी जानकारी देंगे किस तरीके से उसका कुशल प्रबंधन किया जाए। तो यहाँ फसल अवशेष मुख्य रूप से गन्ने की पत्ती है। तो गन्ने की पत्ती को कुछ किसान थोड़ी बहुत मात्रा में जलाते हैं, लेकिन ये बहुत ही अच्छी बात है इस जनपद के लिए, सरकार के लिए, आप लोगों के लिए कि 80-90% तक किसान जो है खेत में गन्ने की पत्ती को जलाना बंद कर चुके हैं, जैसी कि सरकार की आपसे अपेक्षा थी। और इसमें एक बड़ी जागरूकता कार्यक्रम पिछले 4 साल से कृषि विज्ञान केंद्र द्वारा चलाया जा रहा है, अलग अलग गाँव में, ब्लॉक स्तर पे, तहसील स्तर पे, जिला स्तर पे। और इसका परिणाम ये हुआ, आप लोगों ने उस कार्यक्रम से अपने आप को जोड़ा और गन्ने की पत्ती को जलाने से अपने को विमुख कर लिया। हालांकि अभी भी कुछ किसान व्यावसायिक रूप से पत्ती बेचते हैं और वो भी कहीं ना कहीं कोल्हू में या क्रेशर में जाकर उसको जलाया जाता है। लेकिन हम लोग ये चाहेंगे कि फसल अवशेष को किसी भी कीमत पे ना जलाया जाए। अगर हम उसको जलाते हैं तो उसके कई दुष्प्रभाव हमारी खेती पे पड़ते हैं, हमारे वातावरण पे पड़ते हैं, हमारे प्राकृतिक संसाधनों पे पड़ते हैं। मैं आपको बताऊं, जब हम कोई भी इस तरह का ईंधन जलाते हैं, पत्ती है, पराली है या इस तरह का कोई भी जैविक ईंधन जलाते हैं, तो उसमें कई हानिकारक गैसें हैं। कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, नाइट्रस ऑक्साइड है, सल्फर डाइऑक्साइड है और मीथेन है कुछ मात्रा में, और जो है कार्बन के कण हमारे वातावरण में, हमारी हवा में मिल जाते हैं, जिसका परिणाम ये होता है वायु प्रदूषण बढ़ता है और ये किसी ना किसी रूप में हमारे स्वास्थ्य को, हमारे वातावरण को बहुत भयंकर तरीके से नुकसान पहुंचाता है। साथ ही साथ अगर वातावरण में हानिकारक गैसों की उपस्थिति हो गई है तो अम्ल वर्षा, एसिड रेन के रूप में जब ये पानी के साथ रिएक्शन करता है तो उससे अम्ल बनता है, और वो जब ज़मीन पे आता है बारिश के रूप में, तो जो हमारी वाटर बॉडीज़ हैं, तालाब हैं, नहर हैं, पोखरे हैं, उनमें जाके हमारे जल को भी प्रदूषित करता है। वही जल हमारे पशु, हमारे लोग उसको पीते हैं, तो वो और एक तरीके से हमारे स्वास्थ्य के लिए और हमारे वातावरण के लिए हानिकारक होता है। साथ ही साथ इससे मैं बताऊं तो आपको, हमारी सोयल का स्वास्थ्य, मृदा का स्वास्थ्य, ज़मीन का स्वास्थ्य भी जो है बुरी तरह से प्रभावित होता है। अगर ज़मीन की सतह पे किसी चीज़ को जलाया जा रहा है, चाहे पराली है, पत्ती है, कोई भी चीज़ है, तो ज़मीन का टेम्परेचर 250, 350, 400 डिग्री सेंटीग्रेड तक हो जाता है। और जब टेम्परेचर इतना बढ़ता है तो उसका दुष्परिणाम ये होता है, जो माइक्रोब्स होते हैं, छोटे छोटे जीवाणु होते हैं, जिनका काम जैव अपघटन की प्रक्रिया को बढ़ाना है, जो हमारे गोबर को, जैविक पदार्थों को, दूसरे इस तरह के अवशेषों को गला सड़ाकर हमारी मिट्टी में मिलाते हैं और मिट्टी की उर्वरता बढ़ाते हैं। वो माइक्रोब्स, वो जीवाणु, वो जैविक अपघटन की प्रक्रिया को बढ़ाने वाले वो जीव, वो खत्म हो जाते हैं। और जब वो खत्म हो जाते हैं तो जैव अपघटन की प्रक्रिया धीमी पड़ जाती है। तो इस तरीके से हमारी वायु का प्रदूषण भी बढ़ा, हमारे जल का प्रदूषण भी बढ़ा और हमारी ज़मीन की उर्वरता भी कम हुई। ये तो चीज़ है जब हम फसल अवशेषों को जलाते हैं। अब आपका सवाल ये होना चाहिए, अगर नहीं जलाएंगे तो हम उसका क्या करेंगे? यही होगा ना भाई, मैं आपको ये कह रहा पत्ती मत जलाओ, तो आपका सवाल यही तो होगा भाई क्या करें, पत्ती ना जलाएं तो उसमें बतौर वैज्ञानिक मेरी आपको सलाह ये है कि किसी भी अवशेष को आपको मिट्टी में मिलाना है। अगर आप उसको अपनी मिट्टी में मिला देंगे तो आपकी मिट्टी की उर्वरता बढ़ जाएगी, क्योंकि फसल अवशेष जब मिट्टी में मिलाए जाते हैं तो हमारी ज़मीन में, हमारी मिट्टी में कार्बनिक पदार्थ का स्तर बढ़ता है। और कार्बनिक पदार्थ का स्तर, जैसे हमारे शुरुआती वक्ता ने बताया था, किसी ज़माने में 0.9% हमारा कार्बनिक पदार्थ का स्तर होता था, जब बहुत अच्छा फसल उत्पादन के लिए था। अब वो घट के 0.3, 0.25 तक रह गया है, जो किसी भी रूप से जो है टिकाऊ खेती के लिए लाभकारी नहीं हो सकता। कहीं ना कहीं हमारी खेती का जो टिकाऊ है, सस्टेनेबिलिटी है, वो धीरे धीरे ख़त्म होती जा रही है। मैं यहाँ एक आंकड़ा कोड करना चाहूँगा पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का। उन्होंने एक अध्ययन किया है और ये पाया है, अगर 1 टन फसल अवशेष, 1 टन का मतलब 10 कुंटल फसल अवशेष आप अपनी मिट्टी में मिला दें, ये गन्ने की पत्ती पे और मुंजी की पराली पे
का आंकड़ा है तो करीब 5.6 किलोग्राम नाइट्रोजन, 2.8 किलोग्राम फास्फोरस और 32 से 35 किलोग्राम पोटास और 400 किलोग्राम कार्बनिक पदार्थ आपकी ज़मीन में जुड़ जाता है। और गन्ने के किसानों को जैसे मैं बता रहा हूँ, फसल अवशेष का मतलब गन्ने की पत्ती है, तो उस पत्ती को मल्चर से पहले काटें, डिकम्पोजर का उस पर स्प्रे करें और अपने खेत में मिला दें। 35-40 दिन में वो फसल अवशेष पूरी तरीके से आपके खेत में मिल जाता है और काफ़ी हद तक आपके जो कार्बनिक पदार्थों की कमी हो रही है उसको पूरा करता है। पूरा तो जब भी नहीं करता, लेकिन काफ़ी हद तक करता है। तो किसान भाइयों से ये अपेक्षा है, पत्ती नहीं जलाएंगे, उसको मल्चर से कट करके डिकम्पोजर का प्रयोग करके अपने खेत में मिलाएंगे। उसके अलावा भी आपकी कोई समस्या कीड़े से, बीमारी से संबंधित या और किसी टेक्नोलॉजी से खेती संबंधी हो तो आप, मेरा नंबर है, आप नोट कर लें। मेरा नाम डॉक्टर सुरेंद्र सिंह, 93 19 30 41 68। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर आपको 2 सवाल पूछने हैं जो आपने बताया है उससे रिलेटेड, और अभी इसके बाद एक ही स्पीकर है तो लास्ट दूसरा मौका है आपके पास, तो आपको हाथ खड़ा करना है, हमारी टीम आपके पास आएगी। पहला मेरा सवाल ये है, जब हम फसल अवशेषों को जलाते हैं तो उनमें से कौन सी गैस निकलती है? 2 गैस के नाम बताओ। सर मेरा नाम विजेंद्र सिंह, मैं खतौली ब्लॉक से बिलोंग करता हूँ। कार्बन डाइऑक्साइड, मोनोऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, मीथेन। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आ जाइए। दूसरा सवाल ये है, 1 टन फसल अवशेष प्रबंधन को जब डिकम्पोज करके खेत में मिलाया जाता है तो उसमें कितनी नाइट्रोजन मिलती है? नाम सुधीर कुमार, गांव नंगला कबीर। जवाब नाइट्रोजन जी 5 से 6 केजी। बहुत बहुत धन्यवाद सर, मुबारक हो आप लोगों को जो भी जीते हैं। और इनके आंसर के मतलब इन्होंने जो आंसर दिया है तो मुझे लगता है कि जो सवाल पूछे गए थे बाकी लोगों को भी जानकारी मिल गई होगी। तो नेक्स्ट मैं निवेदन करना चाहूँ, डॉक्टर जितेंद्र कुमार आर्या सर है, सब्जेक्ट मैटर स्पेशलिस्ट, इनसे केवीके मुजफ्फरनगर 2 से। तो सर मैं सबसे पहले आपका स्वागत करना चाहूँगी और हम जानना चाहेंगे आप फर्टिलाइज़र और न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट गन्ना में कैसे करते हैं, इसकी महत्ता के बारे में बताइए। मैं आपसे 5-7 मिनट में कुछ बातें प्राकृतिक खेती की करना चाहता हूं कि गन्ने की प्राकृतिक खेती क्या इस जनपद में संभव है और करें तो कैसे करें। मुझे इस विषय पे आपसे बात करनी है क्योंकि हमारी भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार, दोनों सरकारें प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए पूरी उत्साहित हैं और लालायित है कि प्राकृतिक खेती का क्षेत्रफल वर्ष प्रतिवर्ष बढ़े, जिसके लिए हमारे केंद्र पर प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए एक परियोजना भी चल रही है, जिसके तहत हम कृषकों को प्रशिक्षण भी देते हैं और कृषकों के खेतों पर प्रदर्शन भी लगाते हैं और कुछ गांव में जाकर जागरूकता अभियान भी चलाते हैं। तो उसी के तहत मैं आपको कुछ बिंदु कि गन्ने की प्राकृतिक खेती कैसे की जाए, कब शुरू की जाए, इसके बारे में अपने विचार रखता हूँ। सबसे ज़्यादा जब हम प्राकृतिक खेती की बात करते हैं तो किसान भाइयों का सवाल होता है कि गन्ना एक अधिक पोषक तत्व ग्रहण करने वाली फसल है, तो क्या प्राकृतिक रूप से इसकी खेती हो सकती है? मेरा जवाब ये है कि गन्ने की बहुत ही सफलतापूर्वक प्राकृतिक खेती हो सकती है और आपके जनपद में हो रही है। इसकी शुरुआत कैसे करें? गन्ने की प्राकृतिक खेती यदि आप शुरू करना चाहते हैं तो गेहूं की फसल को काटने के बाद आप उसमें एक क्रिया करेंगे जिसको अंग्रेजी में PMDS और हिंदी में मानसून पूर्व शुष्क बुआई नाम दिया गया है। ये मानसून पूर्व शुष्क बुआई क्या है, इसको जानने का प्रयास करिए। इसमें हम क्या करते हैं
9 फसलों का बीज लेते हैं और उनकी हरी खाद की तरह बुआई कर देते हैं। ये 9 फसलें कौन कौन सी हैं? 2 फसलें दाल वाली जैसे उड़द मूंग, 2 फसलें अनाज वाली जैसे मक्का ज्वार, 2 फसलें तेल वाली जैसे तिल और सूरजमुखी, और 2 फसलें हरी खाद वाली जैसे सनई और ढैंचा, और 1 फसल गेंदे की। इस प्रकार हम 9 फसलों का चयन करते हैं और इनका बीज लेकर के हरी खाद की तरह खेत में बुआई कर देते हैं। ऐसा करने से आपकी खेती रासायनिक खेती से प्राकृतिक खेती के लिए परिवर्तन करने के लिए तैयार हो जाती है। और ये प्रक्रिया इसलिए करनी अनिवार्य है कि जब आप प्राकृतिक खेती प्रारंभ करेंगे तो जो भय आपके दिमाग में है कि हमारा उत्पादन काफ़ी तेज़ी से गिरेगा, ऐसा नहीं होता। क्यों? क्योंकि ये क्रिया करने से बहुत सारे परिवर्तन आपकी खेती में खेत में हो जाएंगे। जैसे खरपतवार नियंत्रण में आपको लाभ मिलेगा, ये बात आप पहले से जानते हैं। एक पद्धति है एलिलोपैथी। ये पद्धति क्या है कि ऐसी फसलों की हम बुआई करें, ये ऐसे तरीके अपनाएं कि खरपतवार उगे ही ना हमारे खेत में, वीडीसाइड का प्रयोग किए बिना ही हमारा काम चल जाए। तो इस पद्धति पर काफ़ी काम हो रहा है। तो कुछ बातें सामने आई हैं, जैसा कुछ अनुभव आप भी रखते हैं कि जिस खेत में वो मोथे की खरपतवार की समस्या ज़्यादा होती है, उस खेत में यदि आप लोबिया और उड़द की बुआई कर देते हैं तो मोथा उगना कम हो जाता है। इसी तरह से जिस खेत में एक बार हम तिल की बुआई कर देते हैं तो 4-5 तरह के खरपतवार फिर लंबे समय से खेत में नहीं उगते। एक एक फसल का महत्व है। इसी प्रकार जैसे गेंदे की फसल हम बोते हैं तो गेंदे की फसल की बुआई करने से हमारे क्षेत्र में जो सूत्रकृमि हानिकारक जीवाणु हैं वो समाप्त हो जाते हैं और हमारी फसलों को सूत्रकृमियों से जो हानि होती है उससे बचाव हो जाता है। इसलिए ये प्रक्रिया बहुत ही महत्वपूर्ण है प्राकृतिक खेती करने के लिए। और फिर आप सितंबर के महीने में गन्ने की बुआई करें। प्राकृतिक खेती के अनुरूप ही आप प्रजातियों का चयन करें। जैसे 3-4 प्रजातियों के नाम मैं आपके सम्मुख रखता हूं जो प्राकृतिक खेती में गन्ने की बहुत अच्छी पैदावार दे रही हैं। एक प्रजाति है CUS 13235। ये प्रजाति रोग मुक्त है, कीड़े बीमारी से मुक्त है और प्राकृतिक खेती में सफलतापूर्वक की जा रही है। एक प्रजाति है जो आपने बुआई करके छोड़ दी पहले, COS 98-014। ये बहुत ही आपके मतलब की प्रजाति है, बिना लागत की प्रजाति है। केवल एक अवगुण है इसका कि बढ़वार ज़्यादा होती है और ये गिर जाती है। तो इसके लिए मैं ये सुझाव देता हूँ, प्राकृतिक खेती में तो ये समस्या नहीं आती गिरने की, लेकिन रासायनिक खेती में भी अगर आप 2 बार मिट्टी चढ़ाने का कार्य अच्छे से कर लेते हैं तो फिर गिरने की समस्या का काफ़ी हद तक समाधान हो जाता है। एक वैरायटी है गन्ने की जो इसके लिए प्राकृतिक खेती के लिए उपयुक्त है, वो है CO 15027। 15027 भी प्राकृतिक खेती के लिए उपयुक्त प्रजाति है। इसका अवगुण ये है कि अगर ये गिर जाती है तो जब आप उठाते हैं तो ये टूटने लगती है। अगर आप इसको गिरने से बचा लेते हैं तो कम लागत में अच्छी पैदावार देती है। इस तरह से इन प्रजातियों का चयन करके आप सफलतापूर्वक प्राकृतिक खेती कर सकते हैं। अब बात ये आती है प्राकृतिक खेती में हमें क्या ध्यान रखना है कि बुआई के समय हमें घन जीवामृत का प्रयोग करना है और सिंचाई के पानी के साथ जीवामृत का प्रयोग करते हैं 400 लीटर प्रति एकड़। प्रत्येक सिंचाई के साथ 400 लीटर प्रति एकड़ हम जीवामृत का प्रयोग करते हैं, जिससे हमारे सभी पोषक तत्वों की पूर्ति हो जाती है। और ये जीवामृत ये कीटनाशक भी है, ये उर्वरक का विकल्प भी है, ये फफूंदीनाशक भी है और ये प्राकृतिक खेती का महत्वपूर्ण स्तंभ है। तो इसलिए मैं ये बात आपको इसलिए कह रहा हूँ कि यदि आप गन्ने की प्राकृतिक खेती करते हैं तो आपकी उत्पादन लागत एकदम 50% कम हो जाती है। और आज के समय की मांग है प्राकृतिक खेती, क्योंकि आप पिछले 2-3 वर्ष होते देख रहे हैं कि काफ़ी लागत लगाने के बाद भी आप अच्छा उत्पादन नहीं ले पा रहे।
तो ऐसे में प्राकृतिक खेती एक अच्छा विकल्प बन के उभरता है, जो कि देसी गाय पर आधारित है और हमारे क्षेत्र के लिए ये काफ़ी अनुकूल है। आप इसको कर सकते हैं। तो मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम देता हूं। धन्यवाद, नमस्कार। हाँ, मैं प्राकृतिक खेती से संबंधित ही 2 सवाल आपसे पूछता हूं। पहला सवाल कि प्रति एकड़ सिंचाई के पानी के साथ जीवामृत की कितनी मात्रा प्रयोग की जाती है? हाँ, बिल्कुल ठीक। 400 लीटर। जी, नाम बताओ, कहाँ से आप? अनवारपुर प्रधान भैंसरेडी जी। जवाब भी 400 लीटर मृत उसका प्रयोग होता है। अभी हम कुछ प्रगतिशील किसानों को जो है वो सर्टिफिकेट डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो मैं एक एक करके नाम लूंगी। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो मैं एक एक करके नाम लेती हूँ। अरविंद कुमार शर्मा जी हैं, वीरेंद्र सिंह जी हैं बेहड़ा अस्सा से, मुनीम जी हैं, मुनीम जी, अजय कुमार जी हैं, आलोक जी सन ऑफ जगदीश जी, भूषण सिंह जी हैं, नीरज कुमार जी, कंवर पाल जी, दिनेश कुमार जी, जयपाल सिंह जी, सिताब सिंह जी, शिव कुमार जी सन ऑफ इकबाल जी। तो इसी के साथ मैं धन्यवाद करना चाहूँगी यहाँ पे मौजूद जितने भी किसान हैं, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग यहाँ आए और आपने यहाँ पे जो है वो कुछ जानकारी लिया होगा, उम्मीद है ये। मैं सारे एक्सपर्ट्स का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी कि आप लोगों ने अपना कीमती समय दिया और ये सारी जानकारी हमें दिया। आप नंबर नोट कर सकते हैं, धानुका एग्रीटेक का टोल फ्री नंबर 1800-102-10-22, सीएट लिमिटेड का 1822-12-13, ग्रीन टीवी का व्हाट्सएप नंबर 9953218363। तो फिलहाल आज के इस किसान चौपाल में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए ग्रीन टीवी। नमस्ते।